नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टैक्स की क्लास में या फिर कहूं टीडीएस की क्लास में। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसके साथ साथ टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये क्लासेस जो एप्लीकेबल होंगी वो सितंबर 2024, दैट मींस ये आने वाला सितंबर 2024 के लिए ये क्लास है आपकी पूरी तरह एप्लीकेबल है क्योंकि फ्रेश रिकॉर्डिंग है। चलिए जी, तो सबसे पहले आपको टीडीएस के बारे में थोड़ा सा हम रूबरू कराएंगे, फिर उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग रीड करेंगे कि किस सेक्शन में क्या लिखा है। सर टीडीएस के सेक्शन याद करने हैं क्या मेरे लाल? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो जरूर याद करने, 194C हो गया, जे हो गया, एच हो गया, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। सर वो मेमोरी टेक्निक में हमने देखी, क्या हम उनसे याद कर लें? शॉर्ट टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो वो आप लोग यू कैन लर्न। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में याद रखना है, क्योंकि सीए बनने के बाद, सीए फाइनल में भी और सीए बनने के बाद भी आपको सेक्शन नंबर्स तो याद रखने ही पड़ेंगे, तो भलाई आपकी इसी में है। आप इसी टाइम इन चीजों को मेमोराइज करना जितना शुरू करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए विजन लेकर मत चला करो, लॉन्ग टर्म के लिए विजन लेकर चला करो। चलिए जी, आइए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले टीडीएस टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। देखिए, जब भी आप कोई भी इनकम अर्न करते हैं तो जिस भी साल में आप इनकम अर्न करते हैं उसका टैक्स देते हैं आप अगले साल में। दैट मींस आप प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर में जाकर उसका टैक्स जमा कराते हैं। लेकिन सरकार आपसे चालाकी से वो टैक्स एडवांस में ही ले लेती है। सर हमें पता है उसका नाम एडवांस टैक्स है, लेकिन एडवांस टैक्स से भी एडवांस एक टैक्स होता है जिसका नाम है टीडीएस। सर वो कैसे? वो ऐसे एडवांस, देखिए सबसे पहले होता है आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब जो पूरा साल बीत गया, फिर जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस टाइम पर जाकर आप टैक्स भरते हो। जब साल आप इनकम कमा रहे हो उस साल में आप अपना एडवांस टैक्स देते हो 15 तारीख, रिमेंबर। लेकिन उससे भी एडवांस जब आपको पेमेंट रिसीव होती है उसी टाइम सामने वाली पार्टी टीडीएस काट लेती है। बात समझ आई? टीडीएस काट लेती है, वो भी तो आपका टैक्स है। दैट मींस जैसे ही पेमेंट मिली वैसे ही टैक्स कट गया, टीडीएस टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। मतलब एडवांस टैक्स का भी एडवांस वर्जन है टीडीएस। तो कुछ इस तरह के टैक्सेस हैं मेरे, एक टीडीएस, एक टीसीएस, एक एडवांस टैक्स है और एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स है 140A का। ये तीनों के तीनों आप अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले पे करते हैं, जो कि आपने ड्यूरिंग द पीरियड इनकम अर्न की होगी। दूसरी बात, क्या मैं जीएसटी कंपोनेंट को कभी भी टीडीएस में इंक्लूड करके चलूंगा? जीएसटी कंपोनेंट का मतलब यह है कि क्या कभी भी जब भी मैं टीडीएस काटूंगा तो जो मैं इनवॉइस दे रहा हूं, क्या मैं उस पर टीडीएस काटूंगा? लेट्स से आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने किसी को प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की है, जब मैं उसको इनवॉइस दे रहा हूं तो इंक्लूडिंग 18% जीएसटी लगा के दिया, तो मैं क्या उस जीएसटी पर भी टीडीएस काटूंगा? या लेट्स से वो इनवॉइस थी 5 लाख प्लस जीएसटी, तो मैं सिर्फ 5 लाख पर काटूंगा या 5 लाख प्लस जीएसटी पर टीडीएस काटूंगा? सर एज सिंपल एज दैट, कभी भी टैक्स ऑन टैक्स हो ही नहीं सकता। आप टीडीएस कैसे काट सकते हो? जीएसटी पर। दैट मींस जब भी आप टीडीएस काटोगे जो फिक्स रेट है आप उसी पर काटोगे, और वो जो आप रेट है वो किस पर लगाओगे? एक्सक्लूडिंग जीएसटी पर वो लगाओगे, विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी कंपोनेंट। दूसरी एक और बात निकल कर आती है कि जब भी मैं टैक्स टीडीएस काटता हूं तो उसमें क्या मेरा सरचार्ज और एजुकेशन सेस इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? दिमाग इधर 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 इधर, नोट्स पे ध्यान मत दो, इधर इधर ध्यान दो। क्या कभी में मेरा सरचार्ज और सेस इंक्लूड करके चलेंगे या नहीं चलेंगे? केवल दो ऐसे केसेस जहां पर सरचार्ज और सेस इंक्लूड होता है, अदरवाइज ये कंपोनेंट कभी भी इंक्लूड नहीं होते। वो कौन कौन से हैं? दो चीजें हैं। अगर नॉन रेजिडेंट बंदा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नॉन रेजिडेंट के केस में आप सरचार्ज और सेस अगर एप्लीकेबल है तो वो जरूर करेंगे। सेस ऑलवेज एप्लीकेबल होता है 4% वाला, तो वो तो आपको लगाना ही लगाना है। और अगर रेजिडेंट बंदा है तो सैलरी के केस में आप लोग सरचार्ज और सेस विच एवर एप्लीकेबल, दैट मींस सेस तो हमेशा लगेगा, और सरचार्ज अगर लग रहा है 50 लाख वाला केस तो आप सरचार्ज भी उस पर लगाएंगे। यस और नो? यस सर। चलिए जी फटाफट आइए। सबसे पहला सेक्शन सैलरी।
सैलरी में 192, दैट मींस जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पे करेगा, जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पे करेगा तो वो टीडीएस काट कर सैलरी देगा। सर क्या हर बार टीडीएस काट कर देगा? अमूमन तौर पर जिसकी सैलरी 15, 20, 25 लाख है तो वो हर महीने डिडक्ट कर लेते हैं या क्वार्टरली डिडक्ट कर लेते हैं। लेकिन सर किस रेट पर टैक्स करते हैं, टैक्स डिडक्ट करते हैं? 192 में कोई भी रेट स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि जिस भी बंदे को हम सैलरी देंगे तो वो जो टैक्स देगा सरकार को, दैट मींस अगर मेरे यहां पर कोई एम्प्लॉय काम करता है और मैं उसको सैलरी दे रहा हूं लेट से 25 लाख रुपए, तो जब वो बंदा टैक्स देगा सरकार को तो वो स्लैब रेट पर देगा। इसलिए सरकार ये कहती है एम्प्लॉयर तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स रेट काटो, कि स्लैब रेट को ही एवरेज कर लेना। ठीक है, ठीक है जी। 192 डिडक्टर कौन होगा? एम्प्लॉयर होगा। डिडक्टी कौन होगा? एम्प्लॉय होगा। सर एम्प्लॉय रेजिडेंट होगा कि नॉन रेजिडेंट होगा? कोई भी हो, रेजिडेंट चाहे नॉन रेजिडेंट, कटेगा ही कटेगा। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए, रेट ऑफ टीडीएस स्लैब रेट पर लगेगा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इसमें एप्लीकेबल होगी। चलिए, कुछ सैलरी से जुड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें कि क्या आप अदर सोर्स मतलब वो वाला अदर सोर्स नहीं, आईएफओएस वाला, अदर सोर्सेज का मतलब कि कैपिटल गेन, पीजीबीपी, क्या इनकी इनकम भी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकी इनकम भी एम्प्लॉयर को बतानी है? जी हाँ, अगर मेरे यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता है तो वो मुझे बताएगा कि सर मेरी हाउस प्रॉपर्टी की ये इनकम है, कैपिटल गेन की ये इनकम है, या सर मैं यहां से छुट्टी होने के बाद कहीं जॉब करता हूं, वहां पर मैं इतनी सैलरी अर्न करता हूं, तो उसी हिसाब से मैं उसका टीडीएस काटूंगा। सर क्या वो इनकम के साथ साथ लॉस भी बताएगा? तो सरकार ने कहा लॉस उसका सिर्फ एक इंक्लूड करके चलना, जो कि होगा हाउस प्रॉपर्टी का। ओनली लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आप कंसिडर करेंगे, मतलब डिडक्टर एम्प्लॉयर, उसके अलावा कोई भी लॉस कंसीडर नहीं किया जाएगा। सर अगर वो दो एम्प्लॉयर के यहां काम कर रहा है तो किसी एक एम्प्लॉयर को बता दो कि सर मैं ऐसे ऐसे यहां भी करता हूं जॉब, वहां पे इतनी सैलरी है, उसी हिसाब से आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। फुल एग्जांपल के साथ मैंने ये चीज समझाई हुई है। अगर आपको नहीं समझ आई, वीडियो को यहीं पॉज करो, इस चीज को समझो, बखूबी समझ आ जाएगी आपको। हाँ जी, क्या सर क्या डिडक्शन मिल जाएंगी? हाँ जी बच्चे, बिल्कुल डिडक्शन आपको सारी की सारी अलाउ होगी। दैट मींस मैं एम्प्लॉयर, एज ए एम्प्लॉयर जब भी उसका टैक्स कैलकुलेट करूंगा कि इस बंदे का इतना टैक्स बन रहा है, तो अदर हेड की इनकम भी लूंगा, उसकी डिडक्शन भी लूंगा, और लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी भी कंसिडर करूंगा। फिर देखूंगा कितना टैक्स निकल कर आया और उस हिसाब से मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा। चलिए जी, एम्प्लॉयर में हिमसेल्फ, हाँ जी, एम्प्लॉयर क्या टैक्स पे कर सकता है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के लिए? हाँ जी बिल्कुल, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के लिए टैक्स पे कर सकता है। और जो भी एम्प्लॉयर ने टैक्स वो बॉर्न किया है, सर बात समझ नहीं आई, सैलरी चैप्टर में नॉन मॉनेटरी परक्विजिट कुछ याद आई? हाँ सर थोड़ी बहुत याद आई। अब जब वो एम्प्लॉयर पे करता है तो वो क्या करता है, कई बार उस पर टैक्स पे कर देता है। तो जब भी वो टैक्स पे करेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो एज ए मान लेंगे कि टीडीएस क्रेडिट हुआ है, टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर विल बी ट्रीटेड एज टीडीएस। लेकिन एम्प्लॉयर को वो खर्चा पीजीबीपी में कभी भी अलाउड नहीं होगा। सच अमाउंट नॉट अलाउड टू द एम्प्लॉयर 40A5, याद आया, पीजीबीपी, एंड एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। 1010cc में ये एम्प्लॉय के हाथ में क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अगला सेक्शन क्या कहता है, 192A का मतलब क्या? अगर आप पीएफ का विड्रॉल करते हैं, समय से पहले अगर पीएफ का विड्रॉल करते हैं तो आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आप पैसा जमा करा रहे थे, वहां से विड्रॉल है तो भी आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। सेक्शन 192 कैपिटल ए में काटने वाला कौन होगा? सर जो पीएफ को मैनेज करते हैं, ट्रस्टीज ऑफ पीएफ, वो आपका टीडीएस काटेंगे। कटवाने वाला कौन होगा? कटवाने वाला जाहिर सी बात है एक मासूम नाबालिग तो नहीं कहेंगे, बालिग ही होगा, मासूम सा होगा इंसान, कौन? एम्प्लॉय, उसका टीडीएस काट दीजिएगा। सर रेट ऑफ किस रेट पर कटेगा? सिंपल आप 10% पर उसका टीडीएस काट लेंगे। सर क्या मैं 1 रुपया निकालूंगा तो भी टीडीएस कट जाएगा? नहीं मेरे लाल, जब आप 50,000 से ज्यादा काटेंगे, 50,000 से ज्यादा निकालेंगे तब, मतलब 50,000 से नीचे आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आप जब 50,000 या उससे ज्यादा निकालेंगे तो आपका टीडीएस
कटेगा। किस परसेंट पर? 10% के रेट से टीडीएस काट लिया जाएगा। सर टीडीएस कब कटेगा, मैं पीएफ कब विड्रॉल करूंगा? 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस को नहीं हुए थे, सैलरी चैप्टर पढ़ा होगा, याद करो। 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस को नहीं हुआ, आपने पहले ही इसका पीएफ का पैसा निकाल लिया, तो आपका क्या कटेगा? टीडीएस कट जाएगा। सर वहां पर कुछ कंडीशंस भी थी। सर अगर एम्प्लॉय बीमार हो जाता है, उसके हाथ में ही नहीं है, एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया, एम्प्लॉय ने एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ स्विच कर लिया सेम पीएफ नंबर पर, तो क्या ये सारी कंडीशन भी मानी जाएंगी? हाँ जी, इन सारी कंडीशंस को कंसीडर किया जाएगा 5 साल के पीरियड में। दैट मींस अगर इन कंडीशंस की वजह से आपने पैसा विड्रॉ किया है या आपका अकाउंट टूटा है, तो वो कंटिन्यूटी तोड़ी नहीं मानी जाएगी 5 साल की। बात समझ आई? मान लीजिए आपने एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ ट्रांसफर किया है और आपने 2 साल के बाद ही कर लिया, तो कभी भी नहीं माना जाएगा कि आपने 5 साल से कम किया, हम टीडीएस काट ले, नहीं, क्योंकि एक पीएफ नंबर से दूसरे पीएफ में पैसा चला गया, वो मान रहे हैं कि आपने आगे कंटिन्यू किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटा सा सेक्शन था। उसके बाद सेक्शन आया आपका 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 193 सेक्शन अभी तक हमने कितने पढ़े? सर मोटा मोटी हमने 2 सेक्शन पढ़े। 192 सैलरी, 192 कैपिटल ए, पीएफ विड्रॉल पर टीडीएस। उसके बाद कौन सा आया? 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। यहां पर सिक्योरिटीज का क्या मतलब है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सिक्योरिटीज का यहां पर मतलब है डिवेंचर या बॉन्ड से यहां पर सिक्योरिटीज का मतलब होगा। सर डिडक्टर कौन होगा? भैया डिडक्टर सिंपल जो भी कंपनी बॉन्ड डिबेंचर इशू करेगी वो आपका डिडक्टर होगा। सर डिडक्टी कौन होगा? डिडक्टी वही होगा, हम और आप जैसे इंसान जो किसी भी कंपनी के बॉन्ड या शेयर्स खरीदते हैं। रेजिडेंट, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी या डोमेस्टिक कंपनी, पेई होगा, डिडक्टी होगा। सर किस रेट पर कटेगा? बताना एक बार जरा आंखें बंद करके। सर कुछ 10% का ऐसा कुछ था, हाँ करेक्ट। सर 10% पर इसका टीडीएस कटेगा। टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इसका लास्ट में मैंने एक समराइज करके बता रखा है कि किस सेक्शन में टीडीएस आपको एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पर टीडीएस काटना है। कुछ स्पेसिफिक सेक्शन ऐसे हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही टीडीएस कटेगा, जब भी आप पे कर रहे हैं तुरंत टीडीएस काट लो। कुछ ऐसे सेक्शन हैं जहां पर आपने पार्टी को क्रेडिट किया और पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर में आपको टीडीएस काट रहा है। लास्ट में मैंने इसको समराइज कर रखा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपका टीडीएस नहीं कटेगा, हाँ जी टीडीएस नहीं कटेगा। कुछ ऐसी शर्तें हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस बोली उन्होंने कि आप टीडीएस नहीं काटेंगे। कौन सा? 5000 की लिमिट लगा दी इन्होंने। वो बोले साहब अगर 5000 रुपए तक का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, बहुत छोटी अमाउंट है, तो इस पर टीडीएस मत काटना, छोटे छोटे बंदों को परेशान मत करना। डिबेंचर ऑफ पब्लिक कंपनी होने चाहिए, डिबेंचर ऑफ पब्लिक कंपनी, रेजिडेंट इंडिविजुअल को वो पेमेंट होनी चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचएफ को वो पेमेंट होनी चाहिए। और साथ में वो पेमेंट कैसे होनी चाहिए? अकाउंट पेई चेक से वो पेमेंट होनी चाहिए, तब जाकर आप 5000 रुपए तक छूट दे दी। सेक्शन है 193। 2 बातें आपको जरूर याद होनी चाहिए साहब, एक रेट की और एक लिमिट की। रेट कितना? 10% का। छूट कितनी? 5000 रुपए तक की छूट इसमें दी गई है। उसके बाद ही आप टीडीएस काट सकते हैं। बहुत बढ़िया बात। उसके बाद अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट्स मान लीजिए मैं रिलायंस कंपनी हूं, रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा किसने? एलआईसी, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ने अगर रिलायंस में, टाटा में, इंफोसिस में इन्वेस्ट कर रखा है, डिबेंचर्स ले रखे, बॉन्ड ले रखे हैं, और रिलायंस, टाटा, इंफोसिस उन एलआईसी को, उन जीआईसी को, उन इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट पे करेगी, तो टीडीएस नहीं काटेगी साहब। पेबल टू जीआईसी, एलआईसी यानी इंश्योरेंस कंपनी सिक्योरिटी ओन्ड बाय इट का मतलब है ये एलआईसी जीआईसी ने अगर सिक्योरिटीज हेल्ड कर रखी हैं, तो रिलायंस, टाटा, इंफोसिस का कोई हक नहीं बनता इन लोगों का टीडीएस काटने का। बात समझ आई कि नहीं आई? बुद्धि खोलो बुद्धि। हाँ जी चलिए आगे। अगर आपको याद हो कैपिटल गेन वाला चैप्टर, उसमें 54EC एक सेक्शन था, बॉन्ड थे उसमें। दो बॉन्ड वालों ने अगर इन्वेस्ट कर रखा है, 2 बॉन्ड वाले कौन कौन? एक तो पावर वाले और एक रेलवे वाले। पावर मतलब बिजली वाले और एक रेलवे वाले।
पावर, बिजली, रेलवे, रेलवे बिजली, बिजली रेलवे, रेलवे बिजली वालों को भी अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो उनका भी टीडीएस मत काटना। नो टीडीएस इफ, ध्यान पड़ना पहले इधर, नो टीडीएस एनी अमाउंट इंटरेस्ट पेबल ऑन 54 EC कैपिटल बॉन्ड्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बॉन्ड लिमिटेड बॉन्ड्स। ठीक है, तो इन पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद नॉट सो इंपॉर्टेंट, 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड, नोटिफाइड बॉन्ड, सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज है, उन्होंने पैसा लगा रखा है, उस पर भी आप टीडीएस नहीं काटेंगे एक्सेप्ट, लेकिन इन पर आपको टीडीएस काटना पड़ जाएगा। किन पर काटना पड़ जाएगा? इंटरेस्ट पेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, ये नाम है बॉन्ड का, 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड। और एक दूसरा है 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018, एक्सीड करती है 10,000 रुपए से तो ही आपको टीडीएस काटना है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाले केस में। बात समझ आई? 8% 7.75% वाले बॉन्ड होंगे और 10,000 से ऊपर लिमिट एक्सीड करेगी तो ही यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस, अदरवाइज डॉट रिक्वायर्ड। बरोबर बरोबर। चलो एक यहां पर एक 23-24 से ये है कि भैया आपको अगर आपके डीमेटलाइजेशन फॉर्म में बॉन्ड डिवेंचर्स हैं तो भी यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस इफ यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24। टीडीएस शैल बी डिडक्ट इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज इवन इफ सच सिक्योरिटी हेल्ड इन डीमेटलाइजेशन फॉर्म। डीमेटलाइजेशन फॉर्म का क्या मतलब है कि आपके फिजिकल फॉर्म में डिवेंचर बॉन्ड नहीं है, आपके डीमेटलाइज फॉर्म में है, ऑनलाइन मोड में। ठीक है, और लास्ट अगर बिजनेस ट्रस्ट को दिया जा रहा है किसी भी स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू किसी भी सिक्योरिटी पर, बॉन्ड डिवेंचर पर, तो भी आपको टीडीएस नहीं काटना है। मोटा मोटी सर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मैं इसमें भी इंपॉर्टेंट बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले ये वाला इंपॉर्टेंट है, जीआईसी पावर वाला इंपॉर्टेंट है जी साहब, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम 193। लिमिट कितनी सर? 5,000। सर 10,000 की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में परसेंटेज कितना सर? 10%। चलो जी बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद दो सेक्शन मैंने अपने नोट्स में एक साथ दे रखे हैं क्योंकि ये सेक्शन 194 के आएगा बाद में, हम चल रहे हैं सीरीज से 192 कैपिटल ए, 193 फिर 194 पे आ गए। अब 194 के बाद 194A आना चाहिए था लेकिन मैं के भी ले आया क्योंकि दोनों सिमिलर सेक्शन है, आमने सामने लिख दिया, लुक लाइक सिमिलर है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज क्या होना? डिविडेंड आप बांट रहे हैं, पहले वाले केस में नॉर्मल कंपनी डिविडेंड बांट रही है, दूसरे वाले केस में यूटीआई या म्यूचुअल फंड वाले डिविडेंड बांट रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? आगे से लिमिट दोनों में कितनी है? लिमिट है दोनों में 5-5 हजार रुपए की, दोनों में लिमिट होगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है सॉरी टीडीएस का जो रेट है उसमें 10% की डिडक्शन लेकर चलनी है। सर दोनों के दोनों लुक लाइक सिमिलर टू 193, यस करेक्ट। 193 में भी 10% 5,000 की लिमिट दी गई है। सर इन दोनों सेक्शन में क्या होगा? 194 डिविडेंड अगर आप पे कर रहे हैं तो टीडीएस क्या होगा? सब उसमें होगा कि कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है देन यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। दैट मींस डिडक्टर कौन होगा? कोई भी कंपनी होगी, डोमेस्टिक कंपनी होगी। 194 के में कौन होगा? म्यूचुअल फंड या यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, डिडक्टर होगा टीडीएस काटने वाला। सर पेई कौन होगा? इसमें रेजिडेंट शेयर होल्डर होगा क्योंकि डिविडेंड की बात कर रहे हो, और इसमें रेजिडेंट यूनिट होल्डर होगा क्योंकि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ साहब? म्यूचुअल फंड की। 10% से कटेगा, 5,000 की लिमिट है, लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। कुछ ऐसे केसेस है जहां पर आपको टीडीएस नहीं काटना। अगर आप डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं एलआईसी, जीआईसी, अदर इंश्योरेंस कंपनी को या स्पेशल पर्पस व्हीकल बिजनेस ट्रस्ट को पेमेंट कर रहा है तो भी टीडीएस नहीं काटना। इस वाले केस में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी अदर म्यूचुअल फंड कंपनी को, दैट मींस एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था और एक म्यूचुअल फंड कंपनी उसको डिविडेंड दे रही है दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी को, तो टीडीएस की कोई जरूरत नहीं। सेक्शन कितने हो गए साहब? सर 192, 192A, 193, 193, उसके बाद 194, 194K। Am I right? Right. चलिए
उसके बाद बात करते हैं 194 ए की। 194 ए की 193 था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, दैट मींस डिवेंचर बॉन्ड की बात कर रहा था। अब 194 ए है इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इसमें क्या मतलब है? इसमें मतलब है सीधा सीधा लोन वगैरह पर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अगर आप लोन वगैरह पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो देन यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। चलिए जी, मान लीजिए आपने कहीं से ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी है, आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो क्या आप टीडीएस काट लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाला बैंक है। सामने वाला कौन है? बैंक। चलो, तो सर इसमें कौन काटेगा टीडीएस? इसमें टीडीएस काटेगा डिडक्टर। कौन होगा डिडक्टर? आपका इस वाले केस में कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। दैट मीन्स आपको किसी कंपनी से इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने किसी कंपनी को एडवांस दे रखा था, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपका टीडीएस काट सकते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ, आपने किसी दूसरे इंडिविजुअल को पैसा दे रखा था किसी प्रोप्राइटरशिप में, तो आप तभी काटेंगे अगर उस इंडिविजुअल एचयूएफ की लास्ट ईयर में, अगर वो बिजनेस में है तो टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड करेगी, और अगर वो प्रोफेशन में है तो उसकी जो रिसिप्ट है वो 50 लाख से एक्सीड करेंगी, तो ही जाकर इनके पास टीडीएस का अधिकार आता है, अदरवाइज अधिकार आता ही नहीं है। सर ऐसा क्यों? एक बात बताओ, मान लीजिए किसी पिछले साल में किसी की टर्नओवर 80 लाख थी, छोटा मोटा व्यापारी है, क्या टीडीएस के चक्कर में फंसाना? सर फंसाना क्या, काट के सरकार को जमा कराना था? नहीं दोस्त, आप प्रैक्टिकली सोचो। एज ए स्टूडेंट ना, हमें भी कोई ये बात बताता नहीं था। जब हम सीए बने, प्रैक्टिस में आए, देखा, पता चला, क्लाइंट्स पे गए ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप, तब पता चला कितना हार्ड हो जाता है। 1 करोड़ की टर्नओवर बहुत बड़ा बिजनेस लगा रहे हो? नहीं। मान लो किसी की टर्नओवर 90 लाख, 90 लाख रुपए की टर्नओवर, उसको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है? सर उसको जीएसटी लेना पड़ेगा साहब, जीएसटी की कंप्लायंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट जीएसटी की फीस लेगा। आईटीआर भरनी पड़ेगी, 90 लाख है, हाँ जी साहब आईटीआर भरनी पड़ेगी। एम्प्लॉई अगर ज्यादा रख लिए, ईएसआई पीएफ करना पड़ेगा, हाँ जी करना पड़ेगा ना साहब। अब सोचो अगर मैं यहाँ पर ये लिमिट ना लगाता, उस पर टीडीएस की और कंप्लायंस आ, सर इतनी कंप्लायंस कर रहा है तो टीडीएस की और कर लेता। नहीं मेरे दोस्त, टीडीएस की यार तुम सोचो ना, एक बार टीडीएस काटो, फिर जमा कराओ, जमा कराने के बाद रिटर्न भरो, रिटर्न भरने के बाद उनको फॉर्म 16 इश्यू करो, कितनी भड़क है तो मेरे दोस्त। वो कह रहा है यार मेरी 90 लाख रुपए की सेल है, मेरे को काहे इतनी कंप्लायंस में घुसा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअल एचयूएफ अगर बड़े लेवल के हैं, दैट मींस जिनकी पिछले साल में टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसिप्ट है प्रोफेशन के केस में, तो ही आपको टीडीएस काटना है अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ, अदरवाइज नहीं काटना। उसके अलावा और कोई पर्सन है तो चाहे आप 1 रुपए की टर्नओवर हो, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। पेई कौन है? रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या है? सर रेट तो वही एज सिंपल एज दैट 10% का, 10% के हिसाब से यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। चलिए कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 5,000 रुपए तक का, तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं काट सकता। एग्जेम्पशन है कि अगर आपको 5,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं काट सकता। दूसरी एग्जेम्पशन ये है, अगर बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट किसकी? बैंक वगैरह टीडीएस इसकी, एफडी आरडी की, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो 40,000 की। पोस्ट ऑफिस से कुछ स्पेसिफिक स्कीम में, पोस्ट ऑफिस कुछ स्पेसिफिक स्कीम में 40,000 रुपए तक की पेमेंट करता है, तो उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और वहीं पर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, आपको मतलब मैं बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, सामने वाला अगर नॉर्मल इंसान है मतलब 60 साल से नीचे है तो 40,000, और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो फिर 50,000 हो जाएगी। यही वाली सेम लिमिट फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, एग्जेम्पशन लिमिट इज 50,000, तो फिर 50,000 तक टीडीएस नहीं काटना है। बात समझ आई कि नहीं आई? सर वैसे नॉर्मली कितना है? 5,000। एक्सेप्शन में कितना है? बैंक किसके लिए? बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस के लिए अगर टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी आरडी विद बैंक कोऑपरेटिव और डिपॉजिट्स है आपका पोस्ट ऑफिस के पास नोटिफाइड स्कीम में, तो 40,000 रुपए तक की कोई जरूरत नहीं टीडीएस काटने की।
और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपए तक कोई जरूरत नहीं है टीडीएस काटने की। एक छोटी सी अमेंडमेंट है, टीडीएस नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ए महिला सम्मान सर्विंग सर्टिफिकेट। अगर किसी को महिला किसी ने लेट्स से मान लीजिए मैंने ये परचेज कर रखा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट और उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो सामने वाले को उस पर टीडीएस नहीं काटना। रिमेंबर। आइए जी टीडीएस इंटरेस्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। सबसे पहले कि आपको कहां कहां पर टीडीएस नहीं काटना। 40,000 50,000 वाली बात मैंने बताई थी। उसके बाद नो टीडीएस इवन इफ अमाउंट पेड एक्सीड 5,000। बेशक आप 5,000 से ऊपर की पेमेंट कर दे। लिमिट कितनी थी इस सेक्शन में बच्चा पार्टी, लिमिट कितनी थी इस सेक्शन में? सर इस सेक्शन में 50,000 रुपए तक की लिमिट थी। 50,000 रुपए तक 5,000 रुपए तक की लिमिट थी। 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए थी, 5,000 रुपए तक की लिमिट थी। तो वो ये कहता भैया बेशक इन लोगों को बेशक आप लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया कितना भी इंटरेस्ट दे दो, आपको टीडीएस नहीं काटना है। दैट मीन्स इन लोगों के केस में 5,000 रुपए वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। बाबूजी ये वाली लिमिट इन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगी। आप भी देखोगे आपको पता चलेगा कैसे। इंटरेस्ट डज नॉट एक्सीड 50,000। ऑब्वियसली बेशक 5,000 से एक्सीड कर गया लेकिन 50,000 से एक्सीड नहीं किया सीनियर सिटीजन के केस में तो आप टीडीएस नहीं काटोगे। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू, मान लीजिए आपने किसी बैंक को लोन दे रखा है, आपको क्या मिलेगा? सब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक टीडीएस काट लेगा। यस और नो? यस। लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है बैंक को, क्या आप टीडीएस काट सकते हैं? नहीं। अगर आपने पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एलआईसी को, यूटीआई को या फिर इंश्योरेंस कंपनी को, तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने खड़ा है कौन? बैंक, एलआईसी, यूटीआई, इंश्योरेंस कंपनी, तो आपको कोई जरूरत नहीं है टीडीएस काटने की, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आपके सामने खड़ा है पार्टनर, दैट मींस एक फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट की, तो भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को पेमेंट कर रही है तो भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए बैंक दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट कर रही है तो भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अगर आपको रिफंड मिला है, उस पर भी टीडीएस नहीं कटता है। इंटरेस्ट पेड ऑन रिफंड ऑफ टैक्स बाय गवर्नमेंट, अगर आपको रिफंड मिला है टैक्स का और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर भी टीडीएस नहीं आएगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पीएसीएस या फिर इंटरेस्ट पेड टू, अगर आप इंटरेस्ट पे करें नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो भी टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, एनबीएफसी नॉट कवर्ड इन दिस पॉइंट। एनबीएफसी यहां पर कवर नहीं है। गलती से भी अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड को, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट फंड को, कॉर्पोरेशन को, तो आप टीडीएस मत काटिए। लेकिन एनबीएफसी को पेमेंट कर रही है, यहां पर इस पॉइंट में वो कवर नहीं होगी। दूसरा, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल एंड पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपका मान लीजिए भगवान ना करे आपके किसी पड़ोस में किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको क्लेम मिला, उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, वो कंपनसेशन मान लो 2 साल लेट मिला कोर्ट केस के बाद, उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जब भी ये क्रेडिट होगा तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे, पेमेंट के टाइम पर ही टीडीएस काटेंगे। नो टीडीएस ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर टीडीएस नहीं करता, पेमेंट पर करता है। और पेमेंट में भी इसकी अलग लिमिट लगा दी 50,000 रुपए की। दैट मींस किसी को 60,000, 70,000, 80,000 का इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, तो ही आप टीडीएस काटेंगे। और टीडीएस जब उस पार्टी को क्रेडिट करेंगे तब नहीं काटना है, जब आप पेमेंट करेंगे तब ही काटना है।
बात समझ आए। इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड टीडीएस नहीं कटेगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट टीडीएस नहीं कटेगा। इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड टीडीएस नहीं कटेगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट टीडीएस नहीं कटेगा। बोलो यस और नो, जल्दी बोलो। समझ आए कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। 50,000 वाला पॉइंट था बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एलआईसी यूटीआई इंश्योरेंस कंपनी वाला पॉइंट था। फर्म टू पार्टनर था। कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इट्स मेंबर था। कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी था। कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बैंक टू इट्स मेंबर्स था। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स था। इंटरेस्ट पेड टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड था। इंटरेस्ट पेड बाय, कौन पे कर रहा है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, टीडीएस नहीं कटेगा। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन रिसीव्ड बाय अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल एंड पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, क्रेडिट के टाइम पर नहीं कटेगा, पेमेंट के टाइम पर कटेगा। और पेमेंट के टाइम पर भी वो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड टीडीएस नहीं कटेगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट टीडीएस नहीं कटेगा। आगे दो सेक्शन आते हैं बड़े चुन्नू मुन्नू से, बड़े ही प्यारे सेक्शन है। एक सेकंड जरा, चलिए जी। आगे दो सेक्शन आते हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरी का और हॉर्स रेस का। मैंने दोनों को एक ही जगह रख दिया है क्योंकि सिमिलर है, लुक लाइक सिमिलर है। 194 बी इंटरेस्ट ऑन विनिंग है लॉटरी, और इंटरेस्ट डबल बी हॉर्स रेस के लिए एप्लीकेबल होगा। अलग अलग मैंने शो भी कर रखा है। टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स एक्सेट्रा 194 बी, 194 डबल बी, टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस वगैरह ले लेकर चलेंगे। रेट कितना लगेगा सर? 10%? नहीं, 30%। कैजुअल इनकम है, याद आया? याद है तुमको हमने कहा था भूले नहीं। 30% का टीडीएस रेट चलेगा। लेकिन जो लिमिट है वो इसमें 10,000 रुपए तक की है। एग्जेम्पशन है आपकी सिर्फ और सिर्फ 10,000 तक की एग्जेम्पशन है। 10,000 के ऊपर यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। सर गर्मी बहुत पड़ रही है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी पीते रहा। सर हमारे पड़ोस में ना एक बच्चा है, वो क्रिकेट खेलता था, ठीक है। एक दिन उसको पता नहीं क्या शौक चढ़ा, उसने ना लॉटरी निकाल ली, ठीक है। सर वो लॉटरी खेलने गया, ठीक है। लॉटरी में सर उसने एक बाइक जीती, ठीक है। तो सर अब टीडीएस कैसे कटेगा? एज सिंपल एज दैट, उस बच्चे से टीडीएस का पैसा लिया जाएगा, बदले में बाइक दी जाएगी, सिर्फ टीडीएस का पोर्शन उससे रिकवर किया जाएगा। द पर्सन हु इज पेइंग विनिंग अमाउंट सच पर्सन shall deduct TDS 30% of winning before set off of losses. Lottery in kind winner shall pay tax first. जिसने जीता है वो पहले टैक्स पे करेगा, फिर उसके बाद वो जो बाइक है या कुछ भी XYZ काइंड में गिफ्ट है वो आप रिसीव कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। दो सेक्शन 194B 194 BB कितना परसेंट कटेगा जी? 10%? नो, 30%। 10,000 की इसमें लिमिट है, 10,000 की। किसी बच्चे को अगर ये क्लासेस ये लग रहा हो कि सर मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम टाइम में आप ये क्लास देख रहे हो, तो आप इसको 1.25 या 1.5 पर भी कर सकते हो। ये क्लासें आपको कम से कम 5 बार देखनी है अपने एग्जाम में जाने से पहले, नहीं तो 4 बार तो मिनिमम है मेरे दोस्त। जब आप 4 बार एक चीज को सुनोगे, पहली दफा आप ये नोट्स अगर आपके पास है या किसी भी अदर फैकल्टी के, आप खोल के बैठ जाइए, सिंपल जो बोल रहा हूं उसको दिमाग खोल के आने दीजिए अंदर। सेकेंड टाइम आप कभी स्क्रीन की तरफ देखेंगे, कभी नोट्स की तरफ देखेंगे। थर्ड टाइम ना आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे ना नोट्स की तरफ देखेंगे, सिर्फ शांत होकर सुनते रहेंगे। हाँ सर सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, बस मुझे पकड़ना है, हाँ हाँ हाँ, या मुझसे 2 कदम आगे चलना है। फोर्थ टाइम फिर आपकी रिवीजन अपने आप ऐसे ही चलेगी, ठीक है। दैट मीन्स फोर्थ फिफ्थ टाइम तक पहुंचते पहुंचते आपको किताब का साथ भी छोड़ देना है और ये स्क्रीन का साथ भी छोड़ देना है। सिर्फ मेरी आवाज सुननी चाहिए और उसके साथ साथ या उससे 2 कदम पहले आपको फटाफट, हाँ इस पर 10% का कटेगा, इस पर 30% का कटेगा, इसमें 5,000 की लिमिट है, इसमें 10,000 की लिमिट है, इसमें 15,000 की लिमिट है, ऐसे करके, ठीक है। ये रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है। जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे ना, कोई फायदा नहीं। मैं तो चाहे 50 बार बोल दूं, आपका यूज होना बहुत जरूरी है।
नया सेक्शन आया है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम्स का क्या मतलब है साहब? आजकल ऑनलाइन गेम खिलाए जा रहे हैं ना, 11 सर्कल, रम्मी, लूडो और पता नहीं दुनिया भर के नए नए गेम्स आ गए ऑनलाइन। तो सरकार ने कहा ये ऑनलाइन गेम्स वाले हैं, इनसे भी जरा टैक्स रिकवर किया जाए। तो उन्होंने एक नया सेक्शन लिया है 194 बी डबल बी बी ए, 194 बी डबल बी बी ए, कैजुअल इनकम। अगर आप विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, अगर आप ऑनलाइन गेम से पैसा जीतते हो तो यू हैव टू पे टैक्स और डिडक्टर हैव टू डिडक्ट टीडीएस। डिडक्टर कौन होगा? कोई भी पर्सन इसमें डिडक्टर हो सकता है, कोई भी पर्सन इसमें डिडक्टर हो सकता है। एनी पर्सन जो भी गेम खिलाएगा वो टैक्स डिडक्ट करेगा जब विनिंग अमाउंट देगा उसको। पेई कौन भी हो सकता है? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, कोई भी बंदा हो सकता है। रेट कितना लगेगा? 30%। कैजुअल इनकम साहब 194 बी, 194 डबल बी, 194 बी ए। सेक्शन याद करवा के छोटू मैं, रेगुलर क्लास के जो बच्चे होते हैं एक टिप्स पे सेक्शन याद होते हैं, मेमोरी से नहीं रटवाता। बी, बी ए, फिर ऐसे याद करते चलो साहब, 10 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। मेरी मदर टीचर है तो वो ये बात कहती है अपने बच्चों को जो उनको पढ़ाती है, जिनको पढ़ाती है। कोई बच्चा किसी मान लीजिए प्रोनाउंसिएशन में अटकता है या फिर किसी स्पेलिंग में अटकता है, उसको 5 बार कहती, 5 बार बुक बंद करके रिपीट। बच्चा 6ठी बार अपने आप बोलता है। आपके साथ भी सेम कहानी हुई। आइए जी फटाफट, टाइम ऑफ डिडक्शन आप टीडीएस कब काटेंगे? जब भी आप विड्रॉल करेंगे, अगर वो 100 रुपए से ज्यादा की अमाउंट हुई तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस, या फिर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको वो टीडीएस काटना पड़ेगा। नीड्स टू बी डिडक्टेड, टीडीएस नीड टू बी डिडक्टेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ऑल्सो एट द टाइम ऑफ सच विड्रॉल ऑन नेट विनिंग। कितना है जी? अगर आपका 100 रुपए से ज्यादा एक महीने में नहीं एक्सीड करता तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे, 100 रुपए से ज्यादा होगा तो ही यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। सर टीडीएस काटना किस पर है? ये लो जी, परफेक्ट एग्जाम्पल है। सेक्शन पढ़ना है मत पढ़ना, लेकिन ये एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना। सर मिस्टर लालू यादव इज द ऑनलाइन फैंटेसी फॉर द गेम। सर ये क्या है? वर्ड्स में है, सिर्फ लॉ है, इसको नहीं भी देखोगे तो भी मैं याद करा दूंगा कैसे टीडीएस कटेगा। लालू यादव ऑनलाइन गेम की फैंटेसी थी, ड्रीम 11 पर गेम खेलते थे, उनके जो अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस पड़ा था वो 80,000 रुपए का था। अमाउंट उसमें डिपॉजिट करा दी उन्होंने 1,65,000, अमाउंट उसमें उस साल उन्होंने विड्रॉ करा ली 2,55,000, क्लोजिंग बैलेंस रह गया 68,000। दैट मीन्स जितना आपने वहां से पैसा निकाला है, जितना आपने वहां से पैसा निकाला है, प्लस 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 जितना आपका क्लोजिंग बैलेंस है, जितना आपने वहां से पैसा निकाला है प्लस जितना वहां पर आपका क्लोजिंग बैलेंस है, इन दोनों को ऐड कर लो और इसमें से ओपनिंग बैलेंस और जितना आपने पैसा डाला है इन दोनों को ऐड कर लो और इसमें से इसको माइनस करवा। सर समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी बता देता हूं। कोई भी आपका मान लो, सोचो, भूल जाओ पीछे क्या लिखा है, सब भूल जाओ, छोड़ो। एज सिंपल एज दैट, आपका मन हुआ ऑनलाइन गेम खेल, कोई दिक्कत नहीं, साल खत्म हो गया, आप खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे। आपका ओपनिंग बैलेंस होगा जब आप अगले साल जाएंगे, हाँ सर, आपने उसमें कुछ पैसा डाला होगा, कुछ पैसा निकाला होगा, निकालने के बाद भी कुछ पैसा रह गया होगा, हाँ सर। तो जितना भी आप विड्रॉ करेंगे, जितना भी आप विड्रॉ करेंगे, मान लो मैंने उससे इतना पैसा निकाल दिया, उसमें कुछ पैसा रह भी गया, हाँ सर, निकालने के बाद दोनों को जोड़ दो, अमाउंट विड्रॉ और क्लोजिंग बैलेंस दोनों को ऐड कर लो, उसमें से जो ओपनिंग था और जितना डाला था, जितना पिछले साल से आया था और जितना इस साल डाला था, दोनों को माइनस करा दो। जितना पिछले साल से आया था, जितना इस साल डाला था, दोनों को माइनस करा दो। किस में से माइनस कराओगे? जितना मैंने निकाला और जितना उसमें रह गया। मेरा ही तो पैसा था जो मैंने निकाल लिया, जो उसमें क्लोजिंग बैलेंस रह गया वो भी मेरा ही पैसा है। उसमें से जितना आपने डाला था, बाकी जो भी बचा वो विनिंग अमाउंट बची ना यार, नहीं समझे? एक्चुअल में निकला क्या है भैया? इसमें जितना पैसा मैंने निकाल लिया मेरा ही तो था, क्लोजिंग रह गया वो भी मेरा ही, चाहूं जब निकाल सकता हूं, हाँ सर।
उसमें से वो पैसा निकाल लो जो मैंने डाला था और जो ओपनिंग आया था, मतलब जो मुझे मिल गया माइनस जो मैंने इसमें डाला था। मान लो मैंने इससे 500 रुपए निकाल लिए, मान लो मैंने इससे 500 रुपए निकाल लिए, 500 इसमें रह गए, टोटल कितने 1000 रुपए हो गए। मान लो मैंने इसमें 250 डाले थे, 250 ओपनिंग बैलेंस था, तो 1000 में से 250 प्लस 250 500, 500 माइनस कर दो, 500 का नेट गेन हुआ है, नेट गेन पर 30% का टैक्स देना है। एज सिंपल। किसी बच्चे को ना समझ में वीडियो पॉज करके अभी इसको एक बार देख सकता है, रीड कर सकता है। उसके बाद सेक्शन आया 194C। सेक्शन है मेरा 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर या फिर कहूं रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी को पेमेंट कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी को पेमेंट कर रहे हो सर, मतलब आपका और सामने वाले का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कुछ पेमेंट करनी है, तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। कोई बात नहीं, काट लेंगे टीडीएस। किस रेट पर टीडीएस काटेंगे कॉन्ट्रैक्ट के केस में? सर कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले बात करते सर सेक्शन किस बारे में बात करता है, कौन कौन सी बातें इंक्लूड करके चलता है। एडवर्टाइजमेंट, जो पहले बढ़ा रहा हूं वो पहले बढ़ो। एडवर्टाइजमेंट का, आपका किसी के साथ एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, सर मैं आपको मैगजीन, आपकी मैगजीन में इतनी एडवर्टाइजमेंट दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट है। सर हम गूगल पर इतनी ऐड डालेंगे, एडवर्टाइजमेंट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ब्रॉडकास्टिंग, आप रेडियो पर ऐड डालने के लिए, सर मेरी ये ब्रॉडकास्ट कर दो अपने रेडियो पर, हम आपको इतनी पेमेंट करेंगे। टेलीकास्टिंग, सर आप अपने टीवी पर, न्यूज चैनल पर ये ऐड चला दो, हम आपको इतनी पेमेंट करेंगे। आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कैटरिंग सर्विसेज, कैटरिंग सर्विसेज अगर आपने ली है और आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहा है ये, तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो किसकी, गुड्स की, पैसेंजर की, किसी भी मोड से, रेलवे को छोड़कर, तो आपका और सामने वाले का कॉन्ट्रैक्ट। सर रेलवे क्यों नहीं लिया, सरकारी कंपनी है, रेलवे की मोनोपोली है रेलवे में, अब सरकार का पैसा सरकार से टीडीएस काट के सरकार को ही देंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना दोस्त। या फिर मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर यूजिंग मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम कस्टमर, आप मैन्युफैक्चर या सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू, एज पर द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर, कस्टमर जैसे जैसे बता रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आप उस हिसाब से उसका काम कर रहे हैं। कस्टमर ने ही आपको मटेरियल सप्लाई किया, यूजिंग मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम, तो भी आप 194C में आएंगे। और एक आपका रह गया था वर्क कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर, नॉट फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब आपने किसी का कुछ काम उठाया, उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से किया, उसने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आपने कहीं से खरीद के कहीं बेच दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ये यहां पर कवर नहीं होगा। चलिए डिडक्टर कौन होगा सर, इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीओआई, अगर आपकी लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है। एनी अदर पर्सन, अदर पर्सन के लिए ये लिमिट कुछ भी नहीं, 0 होगी। बात समझ आई? इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीओआई के लिए लिमिट है 1 करोड़ बिजनेस में टर्नओवर, 50 लाख ग्रॉस रिसिप्ट प्रोफेशन में, उसे एक्सीड होनी चाहिए। अदर पर्सन के लिए कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। सर किस रेट पर कटेगा? 194C कॉन्ट्रैक्ट 1%, 2%। 1% अगर आप पेमेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल एचएफ को, इफ पेड टू इंडिविजुअल एचएफ, तो आप जो टीडीएस काटेंगे वो 1% पर काटेंगे, और अगर आप किसी अदर्स को पेमेंट करें पेड टू अदर्स, तो आप टीडीएस काटेंगे 2% पर टीडीएस काट कर चलेंगे। जब भी आप कभी भी मान लीजिए आपने मटेरियल भी सप्लाई किया था, तो मटेरियल की वैल्यू पर टीडीएस नहीं काटेंगे। इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ मटेरियल इफ वैल्यू ऑफ मटेरियल इज शोन सेपरेटली इन द इनवॉइस, अगर सेपरेटली दिखा रखा तो ठीक है। सर नहीं समझ आया, आपको किसी ने कहा कि आप 50 चेयर बना दीजिए, प्लास्टिक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा,
लेकिन चेयर में कुछ बातें ध्यान रखनी है। चेयर इतने इंच की होनी चाहिए, इतना उसमें हाइड्रोलिक होना चाहिए, इस हिसाब से वो बैंड होनी चाहिए, ऐसे उसमें हाथ टेकने वाले होने चाहिए। स्पेसिफिकेशन वर्क कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, उसने आपको प्लास्टिक प्रोवाइड करवा दिया, ध्यान दो। अब जब आप उसको पेमेंट करोगे, किसको पेमेंट करेंगे जी? सामने वाले को। जब भी आप पेमेंट करोगे, जिसने भी वो चीजें बनवाई हैं, हाँ जी फटाफट, प्यास बहुत लग रही है आज, इधर आओ। आपके पास, लेट्स से मैं हूं, मेरे पास किसी ने ऑर्डर दिया, मेरे पास किसी ने ऑर्डर दिया कि जी ऐसे ऐसे करके इतनी चीजें हैं, चेयर इस हिसाब की बनेगी, प्लास्टिक मैं आपको दे ही रहा हूं, कलर आपको ये चूज करना है, हाइड्रोलिक आपको ये चूज करना है, मेरा उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी 50 चेयर का बनाने, ठीक। जब मैं उसको इनवॉइस रेज करूंगा तो मैं अपना सर्विस का पैसा लूंगा साहब। उसमें मान लीजिए कुछ मटेरियल मैंने लगाया भी था, भैया उसने प्लास्टिक ही तो दिया, हाँ। कपड़ा किसने दिया जो ऊपर बिछता है चेयर पे? मैंने दिया। उसमें जो नीचे टायर लगते हैं वो किसने दिया? मैंने दिया। उसमें जो हाइड्रोलिक लगता है, जो स्प्रिंग उसमें होता है, उसको हाइड्रोलिक बोलते हैं, वो किसने लगाया? मैंने लगाया, मटेरियल लगाया। अब मैं जब उसको अपनी सर्विस का पैसा लगाऊंगा, उसमें मटेरियल का भी तो बिल रेज करूंगा, हाँ। अगर वो सेपरेटली शोन है तो टीडीएस कभी भी मटेरियल वैल्यू पर मत काटना, अपनी जो सर्विस का पैसा उस पर काटना। अगर वो सेपरेटली शोन ना हो फिर पूरे पर काट लेना, बरोबर? बरोबर जी। होल ऑफ द वैल्यू ऑफ इनवॉइस इफ नॉट शोन सेपरेटली इन द। कुछ ऐसे केसेस जहां पर आप टीडीएस नहीं काटेंगे, जहां पर आप टीडीएस नहीं काटेंगे। पहली बात, अगर पर्सनल नेचर का काम चल रहा है तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे, सिर्फ बिजनेस नेचर में ही आप टीडीएस काटेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर फॉर इंडिविजुअल एचएफ, नो टीडीएस। अगर पेमेंट आपकी सिंगल पेमेंट इन ईयर 30,000 रुपए तक है, आप टीडीएस नहीं काटेंगे। पूरे साल में मिलाकर मल्टीपल पेमेंट्स और वो 1 लाख रुपए तक है तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे। सिंगल पेमेंट टू ए पर्सन अप टू 30,000, एग्रीगेट पेमेंट टू ए पर्सन इन ईयर 1 लाख रुपए तक की तो टीडीएस नहीं काटेंगे। साथ में उसने कहा अगर आपका पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर इन ए बिजनेस ऑफ वो गुड्स कैरेज का, लीजिंग हायरिंग गुड्स कैरेज, नॉट ओनिंग मोर देन 10 ट्रक्स एट एनी टाइम, फर्निश द पेन टू द पेयर, तो भी आप टीडीएस नहीं काटेंगे। मतलब 10 से ज्यादा उसके पास ट्रक नहीं है, छोटा बिजनेसमैन है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर इन ए बिजनेस ऑफ लीजिंग हायरिंग गुड्स कैरेज, नॉट ओनिंग मोर देन 10 ट्रक्स एट एनी टाइम। मैं गुड्स कैरेज का काम करता हूं, सामने वाले को मैंने सर्विस प्रोवाइड, मेरे पास कभी भी 10 ट्रक थे ही नहीं, 8, 7, 5, 4 ट्रक थे। जब सामने वाला मुझे पेमेंट करेगा, टीडीएस नहीं काटेगा। क्या बोल रहा है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर इन ए बिजनेस ऑफ लीजिंग हायरिंग गुड्स कैरेज, नॉट ओनिंग मोर देन 10 ट्रक्स एट एनी टाइम, हु फर्निश पैन कार्ड। जब अगर मैं पैन कार्ड उसको दे देता हूं, not required to deduct TDS. Section 194C apply only to work contract, labor contract, not cover contract for sale. मैंने बता दिया। Cold storage charges, TDS will be deduct under section 194C. Cold storage charges, TDS under section 194C. इसमें 194I मत लगा देना, रेंट का सेक्शन नहीं लगेगा। कहीं बोल दो कोल्ड स्टोरेज मैंने रेंट पर ली थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 194C लगेगा, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। फॉर कोल्ड स्टोरेज चार्जेस टीडीएस विल बी डिडक्ट अंडर सेक्शन 194C एज ए कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस इवन इफ रेफ्रिजरेटर फैसिलिटी प्रोवाइड अलोंग विद द स्टोरेज फैसिलिटी। बेशक आपने रेफ्रिजरेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है साथ में, टीडीएस कटेगा 194C में। लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ ए पेमेंट, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पहले एक बार रीड कर लेते फिर एग्जांपल के साथ समझाता हूं। इन केस ऑफ ए पेमेंट बाय ब्रॉडकास्टर टीवी चैनल टू प्रोडक्शन हाउस, ब्रॉडकास्टर कौन? सोनी टीवी या टीवी चैनल सोनी, प्रोडक्शन हाउस कौन? कपिल शर्मा। For production of a content program, the content is produced as per the specification given by the broadcaster telecast. सोनी ने कहा कपिल शर्मा को, भाई कपिल शर्मा हमारे लिए एक ऐसा शो प्रोड्यूस करो। उसमें अब नेटफ्लिक्स जैसे नेटफ्लिक्स ले लो, अभी नेटफ्लिक्स से नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट इनका, कपिल शर्मा का,
ऐसे ऐसे मेहमान बुलाओ, ऐसी स्टेज रखना, इस हिसाब से इंट्रो लेना, इतने बजे प्रसारण होगा, ऐसा होगा। स्पेसिफिकेशन किसकी? टेलीकास्टर ब्रॉडकास्टर की। द कॉपीराइट ऑफ द कंटेंट प्रोग्राम ऑल्सो गेट ट्रांसफर्ड टू द ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर। कॉपीराइट किसके पास है? नेटफ्लिक्स के पास है, सोनी के पास। कभी भी देखना, सोनी आज भी पुराने वाले यूट्यूब पर डाल देता है, सोनी टीवी पर, तो उसके पास राइट है कपिल शर्मा के शो के। सच कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड अंडर सेक्शन 194C सब्जेक्ट टू टीडीएस। टीडीएस कटेगा नॉर्मल केस में। बट इफ ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर एक्वायर ओनली ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग राइट ऑफ द कंटेंट ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन हाउस, नो कॉन्ट्रैक्ट नॉट लायबल टू 194C। मान लो कपिल शर्मा ने अपना पहले से ही रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, उसने सीधा बेच दिया, कॉपीराइट बेच दिए, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, यहां पर नहीं आएगा। लेकिन नेटफ्लिक्स, सोनी के अकॉर्डिंग अगर कपिल शर्मा ने कोई शो बनाया, सारे राइट्स किसके हैं? सोनी के पास, नेटफ्लिक्स के पास, तो फिर वो 194C में टीडीएस कटेगा। राइट, बहुत सिंपल सर। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर, चलिए जी। उसके बाद 194C हो गया। कौन कौन से सेक्शन हो गए बाबू, जरा बताओ एक बार। टाइम की तरफ मत देखो, मैं फिर कह रहा हूं 194 सर, 192, 192A, 193, 194, 194A, 194K, उसके बाद 194B, 194BB, 194BA, 194C, 194D की बारी। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कमीशन। अगर आपको इंश्योरेंस कमीशन मिल रहा है, बहुत छोटा सा मुन्नू सा सेक्शन है, कोई भी पर्सन, इंश्योरेंस कंपनी, एनी पर्सन पेइंग कमीशन और एनी पर्सन पेइंग कमीशन फॉर सोलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। अगर आपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, इंश्योरेंस बिजनेस उठाने के लिए किसी को कमीशन दिया है, भैया यहां से मुझे बिजनेस आ रहा था, यहां से मैं इंश्योरेंस करवा रहा था, कोई भी एजेंट होता है, अगर उसको कहीं से बिजनेस आ रहा है, बदले में वो कमीशन दे रहा है, तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। पेयर कौन है? डिडक्टर कौन है? अगर मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं और मुझे बिजनेस दे रहा है कोई और मैं बदले में कमीशन दे रहा हूं, एनी पर्सन पेइंग कमीशन फॉर सॉलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। रेसिपिएंट कौन है? एनी रेजिडेंट पर्सन। कितने परसेंट पर कटेगा? 5% पर टीडीएस कटेगा। 15,000 की इसमें लिमिट है। 5% ऑफ नेट ऑफ इनकम। 10% इफ पेई इज ए डोमेस्टिक कंपनी। अगर पेई, रेसिपिएंट डोमेस्टिक कंपनी है तो फिर उस केस में 10% कटेगा। एग्जेम्पशन इंश्योरेंस कमीशन अप टू 15,000। अगर एक साल में आप 15,000 रुपए तक दे रहे हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इंश्योरेंस कमीशन पर टीडीएस मत काटना। रिन्यूअल पर भी ये सेम एप्लीकेबल। 194 डीए, पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी मैच्योर होती है तो वो मैच्योर होने के साथ साथ उस पर टीडीएस काटने के लिए बोलता है। तो टीडीएस कौन काटेगा? ऑब्वियसली बात है सर, इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि हमें जो पैसा मिलेगा लाइफ एलआईसी मैच्योर होने पर किससे मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। पेई कौन होगा? कोई भी रेजिडेंट पर्सन। रेट किस हिसाब से काटोगे आप? 5% पर, लेकिन सिर्फ इनकम पर। मतलब जो भी अमाउंट मिली माइनस कर देना उसमें से इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। मान लो 5 लाख रुपए मिले, 4 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम था, तो सिर्फ 1 लाख पर 5% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। टीडीएस ओनली ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट। 5, कभी भी देखना 1 लाख तक आपको टीडीएस नहीं काटना। एग्जेम्पशन कितनी है? लेस देन 1 लाख, लेस देन 1 लाख, लेस देन 1 लाख तक एग्जेम्पशन है इसकी। और अगर टैक्सेबल हुई तो टीडीएस कटेगा ही कटेगा। 1010D वाली कौन कौन सी? कीमन इंश्योरेंस, यूलिप, आपने 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम पे कर दिया है, और एलआईपी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली 1/4/2023 वाली नई अमेंडमेंट जो आई थी, प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा कर दिया है, या फिर 10%, 15%, 20% पॉलिसी 80C वाले टैक्सेबल है तो टीडीएस कटेगा। 194DA किस पर? 5% पर। टोटल सम रिसीव्ड माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, वो भी अमाउंट 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। एग्जेम्पशन कौन सी है? 1 लाख से नीचे होगी तो एग्जेम्प्ट है, उसके इक्वल या ऊपर होगी तो टैक्सेबल होगा। 194E, कोई भी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, नॉन रेजिडेंट लेकिन होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है, चीयर लीडर्स हैं, एंटरटेनर, या फिर जो माइक पे बोलते हैं कमेंटेटर, स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, अगर आप उनको पेमेंट कर रहे हो तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है
तो टीडीएस 20% प्लस 4% का एजुकेशन सेस लेकर चलना। 20.8 कैसे आया? 20 प्लस 4% एजुकेशन सेस सिंस पेड टू नॉन रेजिडेंट। मैंने बताया था जब भी आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करोगे सेस इंक्लूड करके चलोगे। 194E लिमिट कुछ नहीं है। पेई कौन है? नॉन रेजिडेंट, स्पोर्ट्समैन, एथलीट, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एंटरटेनर, फॉरेन सिटीजन। एलिजिबल पेमेंट पार्टिसिपेशन इन एनी गेम्स, स्पोर्ट्स इन इंडिया। पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स अंडर नेशनल सेविंग स्कीम 10% पर कटेगा। 2500 से कम होगा तो एग्जेम्पशन हो जाएगी। डिडक्टर कोई भी पोस्ट ऑफिस, आपकी नेशनल सेविंग स्कीम में कोई पैसा जमा है पोस्ट ऑफिस के पास। पेई कोई भी पर्सन। पेमेंट नॉट सो इंपॉर्टेंट, आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। चलिए जी, पेमेंट ऑन रीपरचेज, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेमेंट ऑन रीपरचेज, अगर म्यूचुअल फंड अपने ही फंड्स अगर रीपरचेज कर रहा है तो उस पर 20% से वो टीडीएस काट लेगा। डिडक्टर कौन होगा? म्यूचुअल फंड, यूटीआई। पेई कौन होगा? जो यूनिट होल्डर है। मान लो मैंने यूनिट ले रखी थी किसी भी म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड कह रहा है भैया हम रीपरचेज कर रहे हैं, तो जब अगर वो रीपरचेज करेगा 20% पर वो टीडीएस काटेगा ही काटेगा। पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपरचेज ऑफ यूनिट्स रेफर्ड अंडर सेक्शन 80CC(b). हाँ जी, तो 194F ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा ही होगा। लिमिट कितनी है सर? 20% के हिसाब से इसको टीडीएस काटना पड़ेगा। जीरो अमाउंट से ही टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। किस पर? रीपरचेज ऑफ म्यूचुअल फंड पर। चलिए जी, अब उससे आगे और हमें क्या देखना है कि 194F से आगे हमारा सेक्शन आएगा 194G का। जी का क्या मतलब है कि आप कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, आप अपनी लॉटरी टिकट्स बेचने के लिए किसी को कमीशन पे कर रहे हो। दैट मींस आप किसी को अगर पेमेंट करते हो एज ए कमीशन तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। अब आपको ये देखना है कि आप ये टीडीएस किस रेट पर काटेंगे, और क्या अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से अगर लॉटरी खरीदते हो, एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन इसमें स्टेट गवर्नमेंट वाली है, तो क्या तब भी आपको टीडीएस काटना है कि टीडीएस नहीं काटना है? आइए फटाफट आइए। डिडक्टर कौन होगा? एनी पर्सन पेइंग कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। पेई कौन होगा? एनी पर्सन, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, मतलब जिसको हम पेमेंट करेंगे कमीशन की वो चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। किस रेट पर कटेगा? 5% के रेट पर कटेगा, और कमीशन होना चाहिए आपका 15,000 से ज्यादा। मतलब अगर आप 15,000 तक का भी है तो आपको उस पर टीडीएस नहीं काटना है। एक खास बात इसमें यह है, अगर कोई भी रजिस्टर्ड एजेंट है, रजिस्टर्ड जो लॉटरी टिकट्स बेचता एजेंट है, और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट से डिस्काउंट पर क्या खरीद लेता है? लॉटरी खरीद लेता है, उनको अपनी मर्जी से किसी भी रेट पर सेल आउट करेगा, तो उस केस में 194G एप्लीकेबल नहीं होगा। ये इसमें जरूर ध्यान रखिएगा। रेट 194G, फटाफट एक बार दोबारा, रेट क्या लगेगा सर? 5%। लिमिट कितनी है? 15,000 तक आपको टीडीएस नहीं काटना, उसके बियॉन्ड आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट आएगी। चलिए, कमीशन की ही बात कर रहे थे। कमीशन ब्रोकरेज, अगर आप किसी भी काम के लिए कमीशन ब्रोकरेज पे करते हैं तो 194H की एप्लीकेबिलिटी आती है। लिमिट्स और रेट्स क्या है? सेम रहेंगे, 5% और 15,000। रेट्स और लिमिट्स एग्जेम्पशन की 15,000 और 5% 194H में। 194G में कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, कमीशन ब्रोकरेज 5%, 15,000 दोनों में सेम रहेगा। डिडक्टर कौन होगा? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचएफ, 194H की बात कर रहा हूं। और अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल एचएफ के केस में तो सेम वही, अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और प्रोफेशन में ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 50 लाख से ज्यादा होगी। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पर आपको टीडीएस नहीं काटना, जैसे इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन के लिए स्पेसिफिकली सेक्शन गिवन है। जी सर बिल्कुल। एक आपका है कमीशन ऑन स्टॉक ब्रोकर, अगर आप स्टॉक ब्रोकर, कमीशन टू स्टॉक ब्रोकर, अगर आप स्टॉक ब्रोकर को कमीशन दे रहे हैं तो भी आपको टीडीएस नहीं काटना है। थर्ड वन इज द इंपॉर्टेंट कि जैसे एमटीएनएल, बीएसएनएल के आज के टाइम पे नहीं होते, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं। पहले इनके वो बूथ होते थे टेलीफोन लैंडलाइन वाले, पुरानी मूवीज में सिक्का डाल के वो घुमाने वाले, तो वो पीसी होते, पब्लिक कॉल ऑफिस।
अगर आप कमीशन बाय बीएसएनएल एमटीएनएल टू देयर पब्लिक कॉल ऑफिस पीसीओ को अगर आप दे रहे फ्रेंचाइजीज को तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। ठीक है जी। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रोफेशनल सर्विस। छोटे छोटे सेक्शन है चुन्नी चुन्नी से, इनमें मेन आपको लिमिट्स ध्यान रखनी, बस ये ध्यान रखना। चलिए जी, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, बड़ा सेक्शन है रेंट का। रेंट की बात करूं 194 आई आई, रेंट का नाम लेते आई निकल जाते, आ ई रेंट। इसमें क्या है कि आपको अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हो, अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हो तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। जब भी आप रेंट पे करोगे तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। सर रेंट किसकी बात कर रहे हैं? सर क्या घर के रेंट की बात कर रहे हैं? नहीं मेरे बच्चे, घर के रेंट की बात हम इसमें नहीं कर रहे हैं। सर वो कहां बात करेंगे, वो उससे अगले सेक्शन में बात करेंगे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं अगर आप रेंट पे कर रहे हैं किसी भी प्लांट मशीनरी के लिए, किसी भी इक्विपमेंट के लिए, किसी भी फर्नीचर फिक्चर के लिए, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। सर कुछ खास बातें इसमें भी हैं, कुछ लेकिन अलग हटके हैं कि जो इसमें रेट लगेगा वो आपका कितना लगेगा, 2% लगेगा अगर प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स है। आंखें बंद करके याद करो, जो बोल रहा हूं उसको दिमाग में जाने दो। प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स के लिए जो रेट लगेगा वो 2% का लगेगा। जो फर्नीचर फिक्चर्स के लिए जो रेट लगेगा, लैंड बिल्डिंग के लिए लगेगा, या फिर प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स के अलावा कुछ भी अगर 194C में फॉल करता है वो रेट लगेगा, वो 10% का रेट लगेगा। दैट मीन्स यहाँ पर दो रेट है, एक 2% का, एक 10% का। प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स के लिए 2%, अदर्स 10%। ठीक है, ठीक है साहब। डिडक्टर कौन होगा? ऑल पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचएफ। इंडिविजुअल एचएफ तब होंगे जब आपकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस में और प्रोफेशन है तो ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा। मैं बार बार आपके आगे इसलिए आ रहा हूं ताकि आपका फोकस बैक में यहां ना रहे, यहां इस लिखे हुए पर ना रहे, आपका फोकस सिर्फ अपने दिमाग पर रहे। क्योंकि आप जब एग्जाम में जाओगे मेरे दोस्त, ये लेकर नहीं जाओगे, दिमाग लेकर जाओगे। इसलिए मैं बार बार बीच में आता हूं ताकि आपकी नजरें हटे, आपको मेमोराइज हो चीजें। ठीक है साहब, ठीक है जी। पे कौन होगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, रेजिडेंट पर्सन होगा। रेजिडेंट पर्सन खाली रेंट, लैंड बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग इंक्लूड करके चलेंगे, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर एंड इक्विपमेंट। कुछ जगह पर आपको टीडीएस नहीं काटना। चलिए बिना देखे रिकॉल करने की कोशिश करते, कहां कहां पर मुझे टीडीएस नहीं काटना 194I के लिए। सर जो इसमें लिमिट दी गई है वो 2,40,000 रुपए की लिमिट दी गई है। दैट मीन्स 2,40,000 तक आपको टीडीएस नहीं काटना, आपको 2,40,000 तक टीडीएस नहीं काटना। खास बात ये है, ये जो 2,40,000 तक है वो पर पर्सन एप्लीकेबल है। दैट मीन्स मान लीजिए कुछ किसी भी प्लांट मशीनरी का, इक्विपमेंट का, फर्नीचर फिक्चर का, लैंड बिल्डिंग के 2 ओनर हैं तो ये ईच ओनर वाइज एप्लीकेबल होगी। फॉर ईच को-ओनर इन केस ऑफ ए को-ओन्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की बात नहीं है, प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है। तो 2,40,000 की लिमिट ईच एप्लीकेबल होकर चलेगी, याद रखना। एक्सक्लूड कर देंगे जीएसटी एंड म्युनिसिपल टैक्स। ऑब्वियसली सर ये तो हमें पता है, कभी भी मैं टीडीएस, भाई थोड़ा दिमाग लगाओ ना, टैक्स के ऊपर टैक्स कैसे काट सकता हूं, जीएसटी के ऊपर मैं टीडीएस कैसे काट सकता हूं? ऑब्वियसली कुछ जगह पर अगर आप गवर्नमेंट को रेंट पे कर रहे हैं तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे, याद रखना। रेंट के केस में अगर आप गवर्नमेंट को रेंट पे कर रहे हैं तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे। उसके बाद अगर आपने डिपॉजिट सिक्योरिटी दे रखी है, सिक्योरिटी का मतलब क्या, वो देते हैं ना सिक्योरिटी मनी एज ए डिपॉजिट शुरुआत में, अगर वो रिफंडेबल है तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे। अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। ठीक है साहब, ठीक है जी। एरियर ऑफ रेंट हो, एडवांस रेंट हो, टीडीएस काटना ही काटना है। सब्जेक्ट टू द टीडीएस फॉलोइंग केसेस, एरियर ऑफ रेंट, एडवांस रेंट, वेयर हाउसिंग रेंट, हर केस में टीडीएस कटेगा। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर लेट से मान लीजिए अडानी पोर्ट है, हाँ जी अडानी को हवाई जहाज वाले पोर्ट मिले हुए हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह, तो हवाई जहाज जो पार्क करते हैं, एरोप्लेन जो पार्क करते हैं, उनके लिए जो पार्किंग फीस दी जाती है उसकी बात यहां नहीं हो रही, इधर 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 इधर। तो सर किसकी बात हो रही है? जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो जो एयरपोर्ट को मेंटेन करते हैं वो लोग आपसे कुछ नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं। ये देखिए पैसेंजर सर्विस फीस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पैसेंजर सर्विस फीस पेड बाय द एयरलाइन कंपनी टू द एयरपोर्ट ऑपरेटर। एयरलाइन कंपनी कौन? इंडिगो, क्या बोलते हैं ये,
इंडिगो, एयरगो, एयर इंडिया, एयर एशिया, और अपना ये टाटा के साथ कौन सी है, नाम है बोल, चलो कोई बात नहीं। तो पैसेंजर सर्विस फीस पेड बाय एयरलाइन कंपनी टू एयरपोर्ट ऑपरेटर। अगर बाई चांस मान लीजिए एयर इंडिया पेमेंट कर रही है अडानी को, अडानी एयरपोर्ट को मेंटेन करते हैं, तो उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, ये बात याद रखना। दूसरा एक और है, अगर लमसम प्रीमियम दिया जा रहा है, लमसम लीज का प्रीमियम दिया जा रहा है, एक साथ दिया जा रहा है, और वो हर मंथ के रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा, upfront which are not adjustable against periodic rent and not subject to that means, कहने का मतलब ये है अगर आप लमसम एक साथ दे रहे, जैसे सिक्योरिटी की भी बात हुई थी, नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी, वो रेंट थोड़ी है, अगर आप उसको रेंट में एडजस्ट करोगे तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। अगर नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट था तो अट्रैक्ट टीडीएस। ओनरशिप ऑफ द अबव मेंशन्ड एसेट्स नॉट नेसेसरी, कभी भी रेंट के केस में ओनरशिप जरूरी नहीं होगी। उसके बाद बात करते हैं 194, आइए आपका इंतजार था। 194 आइए, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड की ये बात करके चलता है। ये कहता है डिडक्टर कौन होगा, डिडक्टर कहता है कोई भी पर्सन पेइंग कंसिडरेशन अदर देन रेफर्ड 194 एलए कंपल्सरी एक्विजिशन, 194 एलए कंपल्सरी एक्विजिशन जो गवर्नमेंट करती है ना, कंपल्सरी एक्वायर, उसके अलावा, क्योंकि वहां पर तो स्पेसिफिक सेक्शन लगेगा। पेई कौन होगा साहब, पेई कोई भी रेजिडेंट पर्सन होगा। टीडीएस कितना कटेगा, 194 आईए में टीडीएस कितना कटेगा, 1%। जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस 1%। 1% का आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। लिमिट है इसमें 50 लाख की। 50 लाख की लिमिट कैसे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, 50 लाख की लिमिट इसमें लेकर हम चलेंगे। इंडिविजुअली फॉर ईच इमूवेबल प्रॉपर्टी 1% का आप टीडीएस काटेंगे, जमा कराएंगे, ठीक है जी, ठीक है साहब। 1% ऑफ द कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, 20% इफ नो पेन इज फर्निश्ड। परचेजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 10 नंबर इसमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मैं भी हो सकता है परचेज कर लूं कोई प्रॉपर्टी, अगर मैं परचेज करूंगा तो फिर मैं 10 नंबर लूं, फिर मैं उसके अगेंस्ट में टीडीएस जमा कराऊं, फिर मैं उसको दोबारा सरेंडर कराऊं, नहीं, उन्होंने एक अलग फॉर्म निकाल दिया कि आप इस फॉर्म को भरिए, फिल कीजिए और टीडीएस डायरेक्टली जमा कीजिए। 10 नंबर की यहां पर जरूरत नहीं होती है। एक बात याद रखना, जब भी आप फ्लैट वगैरह खरीदते हैं तो जो भी उसमें सर्विसेज इंक्लूड होके आ रही हैं, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज है, वाटर फीस है, इलेक्ट्रिसिटी है, पार्किंग फीस है, क्लब मेंबरशिप फीस है, एडवांस फीस है, सिमिलर नेचर की कोई भी पेमेंट है, तो वो सारी परचेज प्राइस में इंक्लूड मानी जाएंगी। कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड ऑल चार्जेस ऑफ द नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप, पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फीस वगैरह। ये एक सुंदर सा एग्जांपल दिया हुआ है, ये याद रखना, एक बार पढ़ लेना। 1% आपको कैसे टीडीएस काट कर चलना है। 194 आइए, लिमिट कितनी है साहब, सर 1% का टीडीएस कटेगा, लिमिट है इसमें 50 लाख रुपए की, अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड की बात करता है। 194 आईबी आई रेंट वाला था, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल एचएफ, जो 194 आई में ना आ सके वो 194 आईबी में आएंगे। इफ एसएससी इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194 आई देन ही और शी विल कवर्ड हियर, हियर मतलब 194 आईबी। डिडक्टर कौन होगा, इंडिविजुअल एचएफ होगा। डिडक्टर कौन होगा, इंडिविजुअल एचएफ। सर इंडिविजुअल एचएफ वहां पे भी था, लेकिन जिनकी टर्नओवर ज्यादा थी, ग्रॉस रिसिप्ट ज्यादा थी, वो 194 आई में कवर थे, और इनके अलावा तो सारे ही पर्सन वहां पर कवर थे, अदर पर्संस, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म वगैरह। बात समझ आई जी सर। पेमेंट रेंट ऑफ लैंड या बिल्डिंग या बोथ, यहाँ पे स्पेसिफिकली वो बात करता है पेमेंट आप किसके लिए कर रहे हैं, रेंट किसका पे करेंगे, लैंड, बिल्डिंग और बोथ। जबकि 194 आई में था, लैंड बिल्डिंग भी था, प्लांट एंड मशीनरी भी थी, इक्विपमेंट्स भी थे, फर्नीचर फिक्चर भी था, अदर एसेट्स भी थी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ लैंड और बिल्डिंग की बात करके चलता है। लिमिट कितनी है साहब, लिमिट रेट कितना लगेगा सर, 5% का रेट लगेगा, और लिमिट है इसमें 50,000 की इसमें लिमिट। इफ रेंट पेड पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ अप टू 50,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आप अगर 50,000 रुपए तक रेंट पे कर रहे हैं तो यू नीड नॉट टू डिडक्ट टीडीएस, लेकिन
अगर आप 50,000 से ऊपर पेमेंट करेंगे तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। खास बात इस सेक्शन की है कि आप जब भी टीडीएस काटेंगे तो आप साल के लास्ट के महीने में वो टीडीएस काट के जमा कराएंगे, साल के लास्ट के महीने में वो टीडीएस काट कर जमा कराएंगे। एक खास बात इस सेक्शन की ये भी है कि आप जब रेंट जमा कराएंगे, मान लीजिए सामने वाले ने पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं किया तो आप टीडीएस कितना काटते सर 20%। लेकिन इस केस में एक खास बात यह है कि आप मैक्सिमम टीडीएस इफ पैन नॉट प्रोवाइड, आप मैक्सिमम टीडीएस लास्ट मंथ का रेंट आप काट सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं चार्ज करेंगे। टीडीएस डिडक्शन not to exceed the rent of the last month even if no PAN is provided as per section 206AA. 206AA require person if PAN of the deductive to the deductor failing which tax shall be deducted 20%। 20% से काटते, लेकिन लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा वो 20% का अमाउंट नहीं होना चाहिए। बात समझ आई कि नहीं आई? सब आ गई सब। This section does not require to obtain 10 to reduce compliance burden। ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने अभी बताया था, अब हर छोटे आदमी को 10 नंबर लेना पड़ गया, फिर टीडीएस की रिटर्न फाइल करो, फिर कंप्लायंस करो, सीए साहब को पैसे दो, खामखा की बर्डन कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनकी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? जी सर। चलिए जी, आपका चहेता और हमारा, ये हमारा ही सेक्शन है, अपना ही सेक्शन नंबर 94J प्रोफेशनल की बात करता है। 194J प्रोफेशनल की बात करके चलता है। अगर किसी को प्रोफेशनल फीस पे की जा रही है तो आप टीडीएस काटेंगे। प्रोफेशनल्स कौन है? प्रोफेशनल्स हम और आप जैसे लोग हैं जिसको टेक्निकल फीस पे की जाती है, प्रोफेशनल फीस पे की जाती है। ठीक है साहब। इस केस में कुछ और बंदों को भी इंक्लूड किया गया, जैसे कॉल सेंटर, रॉयल्टी की फीस, डायरेक्टर को कुछ फीस पे की जा रही, वो सारे के सारे यहां पर कवर होंगे। यहां पर भी दो रेट इन्होंने एप्लीकेबल करवा दिए, एक 10% का रेट एप्लीकेबल करवाया और एक 2% का रेट एप्लीकेबल करवाया। 2% का रेट स्पेसिफिकली वहां पर मेंशन कर गया, जैसे डायरेक्टर फीस, सॉरी, जैसे कॉल सेंटर, टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी फॉर फिल्म्स, तीन जगह पर। जैसे कॉल सेंटर, टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी फॉर फिल्म्स के लिए 2% का टीडीएस कटेगा, 2%। अदरवाइज इस सेक्शन में जो रेट लगता है वो 10% का रेट लगाकर हम चलेंगे। खास बात यह कि इस सेक्शन की जो लिमिट है, जो एग्जम्पशन लिमिट है, मतलब 30,000 रुपए तक इस सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना। मान लीजिए आप किसी सीए साहब को पेमेंट कर रहे हो 25,000 रुपए की, तो टीडीएस मत काटो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हो 35,000 रुपए की, 35,000, तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस, क्योंकि वो लिमिट किससे बियॉन्ड चली गई? 30,000 से ऊपर चली गई। खास बात इस सेक्शन में याद रखने की यह है कि जब भी डायरेक्टर को पेमेंट की बात आएगी तो ये 30,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी साहब। नो एग्जम्पशन लिमिट अवेलेबल फॉर डायरेक्टर फीस। नो एग्जम्पशन लिमिट अवेलेबल फॉर डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस के लिए ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। चलिए साहब, ऑल पर्संस डिडक्टर कौन होगा? ऑल पर्संस अदर देन इंडिविजुअल एचएफ। इंडिविजुअल एचएफ वही होंगे जिनके बिजनेस के टर्नओवर एक। इसका मैं एक साथ आपको बना कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, कि किस किस सेक्शन में ये लिमिट आई थी। बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा, प्रोफेशन की ग्रॉस रेसेट 50 लाख से ज्यादा, उस केस में डिडक्टर ये लोग कहलाएंगे। ठीक है, इनको टीडीएस काटना पड़ेगा। पेई कौन होगा? कोई भी रेजिडेंट पर्सन। रेट मैंने बता दिया, 10% का एक्सक्लूडिंग जीएसटी। बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर्स, रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विसेज पर मैं 2% से टीडीएस काटूंगा, अदरवाइज 10% से टीडीएस काटूंगा। कम ऑन, डायरेक्टर सेडिंग फीस पर 30,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। 194J में जो नॉर्मली लिमिट एप्लीकेबल है वो 30,000 की लिमिट एप्लीकेबल है। कुछ ऐसे केसेस जहां पर नो एग्जम्पशन। नेचर ऑफ पेमेंट, कौन कौन सी पेमेंट होंगी? प्रोफेशनल सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टेक्निकल सर्विसेज, कोई भी इंजीनियर वगैरह, कोई भी रेमोनरेशन, फीस, कमीशन अदर देन सैलरी टू डायरेक्टर। डायरेक्टर को सैलरी दे रहे हैं, 192 आएगा। सैलरी के अलावा कोई सिटिंग फीस जा रही है, 194J आ जाएगा। रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस रेफर टू सेक्शन 28, वो भी 194J में ही कवर होगी। थर्ड पार्टी एग्रीमेंट, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। अगर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन ले, मान लीजिए टीपीए बोलते हैं इनको, भगवान खुदा न खास्ता आपको कभी हॉस्पिटल जाना पड़े, एक बार गया था, तोबा तोबा, आज तक हाथ जोड़ता हूं, भगवान दोबारा ना भेजे। टीपीए,
थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, आप जब भी हॉस्पिटल जाते हैं, अगर आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस से याद आया मेरे दोस्त, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, हाथ जोड़ के मतलब हाथ जोड़ के बाय हर्ट, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप जाइए और हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। लीजिए, नहीं पता कब कौन सी बीमारी किस परिवार के सदस्य को आ जाएगी। और वो कभी कहा जाता है इंडिया में कि एक बड़ी बीमारी किसी भी परिवार को बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ले जाती। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। मैंने गलती कर दी थी बट कोई बात नहीं, मैं फाइनेंशियली ठीक था तो मैं उसको झेल पाया। बहुत से परिवार ऐसे होंगे जो एक बीमारी को नहीं झेल पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप हेल्थ इंश्योरेंस अपना जरूर 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 लीजिए, ठीक है। ऑर्डर लगा लो, रिक्वेस्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। तो मैं अपनी माँ की कसम, मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, इतना मैं डेस्परेट है मेरे अंदर, डेस्परेशन, कि मैं सबको हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाना चाहता हूँ। कि नॉमिनल अमाउंट जानी है दोस्त, 10 20 30 हजार रुपए, लेकिन जब खर्चा आता है ना, लाखों में आता है। पूरे साल में 10 20 30 हजार रुपए कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो बीमार इंडिया में वैसे ही आजकल पड़ते हैं लोग, तो वो तो वैसे ही रिकवर हो जाता है। आइए जी, अगर आप थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, मान लीजिए आप हॉस्पिटल गए, आपने हॉस्पिटल में बोला हमारा ये इंश्योरेंस है, आपने सारा इलाज करा लिया। जब इंश्योरेंस कंपनी वाले जो टीपीए हैं वो पेमेंट करते हैं किसको, हॉस्पिटल को, तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी टू द हॉस्पिटल फॉर सेटलमेंट ऑफ द मेडिकल क्लेम लाइबल टू टीडीएस 194J। वहां पर टीपीए बैठे रहते हैं हॉस्पिटल में, वो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर पेमेंट किसको करेंगे, हॉस्पिटल को, तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। दूसरा ये है, अगर आप सॉफ्टवेयर का एक्विजिशन करते हैं, सॉफ्टवेयर एक्वायर करते हैं, तो वो रॉयल्टी में आता है, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन सर अगर सॉफ्टवेयर दोबारा सेल कर रीसेल हुआ है तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, अनलेस अदरवाइज उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई हो और शुरुआत में ही टीडीएस कटा हो। Acquisition of software is considered in the definition of royalty as liable to TDS 194J, but no TDS required on further sale if sale is without any modification and already deduct 194J earlier sale पर। पहले आपने TDS काट लिया 194J में शुरुआत में ही, जो फर्स्ट सेल हुई थी, फर्स्ट हैंड सेल, सेकंड हैंड सेल हुई थी, उसमें TDS की जरूरत नहीं होगी, मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ये कुछ टर्मोलॉजी है, ये आप खुद से एक बार रीड कर सकते हैं। 194 एलए घुमा दू तेनु एलए, कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बहुत आसान सा है। कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्वायर, कंपलसरी एक्वायर कर ली है सरकार, जनरली यहाँ पर गवर्नमेंट होती है डिडक्टर, गवर्नमेंट और सिमिलर एजेंसी वो कंपलसरी एक्वायर करती है इमूवेबल प्रॉपर्टी लोगों की। जैसे SCZ के लिए लोगों की प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती सरकार के द्वारा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, तो वहां पर कंपलसरी एक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर आपको 10% का टीडीएस काटना पड़ेगा। 2.5 लाख की इसमें लिमिट एप्लीकेबिलिटी है, 2.5 लाख तक कोई टीडीएस नहीं काटना, 2.5 लाख के बियॉन्ड काटना। काटने वाला कौन, सरकार, कटवाने वाला कौन, हिंदुस्तानी रेजिडेंट पर्सन ओनली, ठीक है साहब। हाँ, टीडीएस नहीं आएगा अगर आप RFCTLARR एक्ट में हो, तो आपको टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी साहब। इमूवेबल प्रॉपर्टी अर्बन और रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अर्बन या रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड 1037 लग जाता है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन में ही नहीं आती, अगर आपको याद हो तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। 194M की बात करते हैं, 3 सेक्शन आपको पहले भी पढ़ाए थे मैंने, 194C, H और J, C, H और J। इन 3 सेक्शंस में वो किसकी बात कर रहा था, कमर्शियल बिजनेस के बारे में, कि आपके बिजनेस के रिगार्ड में कुछ पेमेंट करनी है। 194M इन्होंने बनाया पर्सनल पेमेंट के लिए। अगर आप पर्सनल पेमेंट के लिए कोई पर्सनल चीज के लिए कोई पेमेंट कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, लेकिन वो अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, दैट मींस 50 लाख रुपए तक की अमाउंट होगी, 50 लाख रुपए तक की अमाउंट होगी, तब आपको पेमेंट टीडीएस काटना है। लेट से मान लीजिए आपकी शादी हुई, आपने वो शादी की कहां पर, रणथंभौर में जाकर, वहां पर आपने 80 लाख रुपए का खर्च कर दिए, तो यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस, बेशक वो आपकी पर्सनल पेमेंट थी। तभी ये सेक्शन क्या बोलता है, तभी ये सेक्शन बोलता है पर्सनल पेमेंट्स के रिगार्ड में डिडक्टर कौन होगा, इंडिविजुअल HF अदर देन दोज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस 194C, H और J।
जहां पर CHJ लग गए वहां पर वो लगेंगे, जहां पर वो नहीं लगे तो 194M लग जाएगा वहां पर पर्सनल पेमेंट के लिए 50 लाख से ज्यादा की। टीडीएस कितना काटेंगे? 5% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट, टोटल अमाउंट का 5% आप टीडीएस काट लेंगे अगर 50 लाख से ज्यादा की अगर आप पेमेंट कर रहे हैं। काम कौन कौन से होंगे, किस किस काम के लिए आप पेमेंट करेंगे 194M में? कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, वही कॉन्ट्रैक्ट 194C की बात करेगा। कमीशन और ब्रोकरेज 194H की बात करेगा, और प्रोफेशनल सर्विस 194J की बात करेगा। 194C, 194H, 194J, जबकि ये तीनों सेक्शन पहले आ गए थे, लेकिन अगर ये लग रहे हैं तो फिर 194M नहीं लगेगा, और ये तीनों सेक्शन पर्सनल पेमेंट पर लगते नहीं है, इसलिए पर्सनल पेमेंट के लिए 194M लगेगा, और वो पेमेंट 50 लाख से ज्यादा होगी। आपको 10 नंबर लेने की यहां पर भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी मेरे दोस्त। अपना पैसा बैंक से निकलवाओ और टैक्स कटवाओ। देखो कोई इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है। 194N वो कहते हैं अगर आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया कैश तो हम टीडीएस काट लेंगे। क्यों भाई? मतलब भारत की जनता का इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है, अपना ही पैसा मैं बैंक से जाके विड्रॉ करूंगा तो मेरा काट लिया जाएगा टीडीएस। देखिए क्या जबरदस्ती, क्या देना। वो कहते हैं अगर आप निकाल रहे हो पैसा 1 करोड़ से ज्यादा तो हम आपका 2% का टीडीएस काटेंगे। अगर आप बैंक से कहां से पैसा निकालोगे? बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, तीन जगह से अगर आप पैसा निकालोगे, बैंक से पैसा निकालोगे, कोऑपरेटिव बैंक से पैसा निकालोगे या पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालोगे, और वो पैसा जो आप निकालोगे वो 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो हम 2% आपका टीडीएस काट लेंगे। 1 करोड़ से ज्यादा हुआ 2% का टीडीएस काटेंगे। 1 करोड़ से ज्यादा हुआ 2% का टीडीएस काटेंगे। साथ में उन्होंने एक बात और कही, कोई बात नहीं 1 करोड़ से नहीं निकाला, कम निकाला है तो हम तुम्हारी चेक करेंगे लास्ट 3 ईयर की ITR। अगर आपने इफ ITR नॉट फाइल्ड फॉर द लास्ट 3 ईयर एंड टाइम लिमिट हैज एक्सपायर्ड अंडर सेक्शन 139(1), 8 की बात नहीं कर रहा अपडेटेड रिटर्न की, 139(1) नॉर्मल जो टाइम लिमिट है वो 3 साल का जा चुका है साहब, और आपने ITR नहीं भरी तो आपका टीडीएस 20 लाख से ही शुरू हो जाएगा 2%। 20 लाख से ऊपर जाते ही सम एक्सीडिंग 20 लाख तो 2%, और 1 करोड़ से ऊपर चला गया तो 5% काटेंगे। चलिए साहब, नॉर्मल केस में 1 करोड़ से ऊपर गया 2% का टीडीएस कटेगा। अगर आपने 3 साल की ITR फाइल नहीं की और 139(1) का टाइम लिमिट जा चुका है तो आपका टीडीएस कटेगा 20 लाख से ऊपर जाते ही 2% और 1 करोड़ से ऊपर जाते ही 5%। ठीक है साहब? ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं ये कहते हैं हम वहां पर टीडीएस नहीं काटेंगे अगर सरकार ये पैसा निकाल रही है अपने बैंक से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर अगर ये पैसा निकाल रहे हैं, मतलब जो एटीएम में कैश डालते हैं वो अगर ये पैसा निकाल रहे हैं, हम टीडीएस नहीं काटेंगे। आपके घर पर बैंक का कोई बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट आता है पैसा लेके, अगर वो बैंक से पैसा लेके आपको देने आ रहा है, मान लीजिए आपने 1.5 करोड़ रुपया घर मंगाया, आप नहीं चाहते मैं बैंक तक जाऊं, कोई दिक्कत है, आपने बैंक को फोन किया भैया इतना रुपया घर पहुंचा दो कैश, पहुंचाता है बैंक, ये काम करता है बैंक, उसको बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बोलते हैं बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। कई बार जो व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर होते हैं जो एटीएम में पैसा डालते हैं, ये कंपनियां होती हैं, ये फर्दर कोई एजेंसी हायर करती है, अगर वो भी पैसा निकालेंगे तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। कैश रिप्लेसमेंट एजेंसीज, फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर। और किसान के लिए इन्होंने बोला कमीशन एजेंट ट्रेडर ऑपरेटर अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC, तो भी आप टीडीएस नहीं काटेंगे। बैंक को बोलिए बात, ठीक है साहब। गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर, कैश रिप्लेसमेंट एजेंसीज और कमीशन एजेंट ट्रेडर ऑपरेटर अंडर APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एक नई इसमें लिमिट आ गई, अमेंडमेंट है इसमें, जो 1 करोड़ की लिमिट है वो 3 करोड़ हो जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। इन केस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिट विल बी हायर, दैट इज 3 करोड़ इंस्टेड ऑफ 1 CR। ठीक है साहब? बोलिए, छोटे छोटे सेक्शन है। 194 ओ का मतलब ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ECO मतलब Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ECO, सारे के सारे ECO। अगर ये पेमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को
तो इनको टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन लगा दी इन्होंने, उस केस में आप टीडीएस नहीं काटेंगे। अगर मान लीजिए मैं डिलीवरी बॉय हूं जोमेटो पर, स्विगी पर, तो उस केस में टीडीएस कब नहीं आएगा? अगर मैं इंडिविजुअल या एचयूएफ हूं, ठीक है, मैं इंडिविजुअल या एचयूएफ हूं, मेरा टीडीएस नहीं काट सकता जोमेटो स्विगी। दूसरा, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल सर्विस बोथ फॉर द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपए। 5 लाख से ऊपर की पेमेंट ही नहीं है साहब, टीडीएस नहीं कटेगा। और मैंने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, एंड सच ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स हैज फर्निश्ड पैन और आधार टू द ईसीओ। मैंने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया, 5 पर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूं और 5 लाख से कम की पेमेंट है, फॉर ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विस और बोथ ड्यूरिंग द सर्विस, टीडीएस नहीं आएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई तो टीडीएस आएगा, धड़ल्ले से आएगा, ग्रॉस अमाउंट का 1% टीडीएस काटा जाएगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, टाइम ऑफ डिडक्शन एट द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है साहब, 5% अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप एक बार रीड करेंगे, वीडियो पॉज करके यहीं पे रीड कर लो, कोई बात, आसान सा, छोटा सा, चुनना समझना सा। 194 क्यू, टीडीएस ऑन पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं तो भी टीडीएस आएगा। मैं देखो तो सही कितना क्या चल क्या रहा है मार्केट में। टीडीएस ऑन पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, अगर मैं माल खरीद रहा हूं किसी से और मुझे किसी को पेमेंट करनी है तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। क्या चाहते क्या हो, सिकंजा फंसा रही है हर जगह ये लोग। 194 क्यू, 194 क्यू, क्यों काटना पड़ेगा टीडीएस? अरे साहब मजबूरी है। बायर, अगर तेरी टर्नओवर 10 करोड़, अगर तेरी टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर गई पिछले साल में, तो तू एलिजिबल हो जाएगा टीडीएस काटने के लिए। तेरी टर्नओवर, मैं किसी से माल खरीद रहा हूं, मान लीजिए टी शर्ट मैंने खरीदी किसी से, ठीक है साहब, मेरी टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से एक्सीड कर गई, तो जिससे भी मैं टी शर्ट खरीदूंगा 50 लाख से एक्सीड होते ही इस टी शर्ट की वैल्यू 50 लाख से एक्सीड होते ही 0.1% में खरीद लूंगा। 0.1% खरीद लूंगा, नहीं 0.1% का मैं टीडीएस काटूं। बात समझ में आए? बायर, मैं ये टी शर्ट खरीद रहा हूं 50 लाख से ज्यादा की तो ही काटूंगा 0.1%, और मेरी टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से एक्सीड कर जानी चाहिए, तो मैं माल खरीदते टाइम टीडीएस काट लूंगा। जब भी मैं पेमेंट करूंगा सामने वाले को टीडीएस काट कर ही पेमेंट करूंगा। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है साहब? मोर देन 50 लाख इन ए प्रीवियस ईयर, परचेज ऑफ गुड्स, टीडीएस आप नहीं काटेंगे अगर आप 206C1H अगर टीसीएस लग गया तो। जब टीसीएस का प्रोविजन आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा। कई जगह टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ता है, जहां पर दोनों की लड़ाई हो जाएगी 194 क्यू शैल प्रिवेल, 194 Q shall prevail. In case of a transaction to which both section 206C1H TCS का है, tax collection at source, and 194 Q applies, both are contradict to each other, tax is required to deduct to 194 Q में prevail करेगा। ठीक है बाबू, ठीक है साहब। अगर आपने पेन नहीं दिया तो 194 Q में 5% से कटेगा, 20% से टीडीएस नहीं कटेगा अगर आपने पेन प्रोवाइड नहीं किया माल खरीदते वाले टाइम। ठीक, टाइम ऑफ डिडक्शन एट द क्रेडिट ऑफ सच सम और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। 194 क्यू नॉट एप्लीकेबल। ऑब्वियसली बात है, आप कभी भी 194 क्यू में जब टीडीएस काटेंगे तो जीएसटी, वैट, सेल टैक्स, इन पर आप टीडीएस नहीं काटेंगे। लेकिन अगर मैं एग्जामिनर हूं तो आपको यहीं फंसा के रखूं, मैं बोलूं एडवांस पेमेंट है, मैं बोलूं एडवांस पेमेंट है माल खरीदने की 5 लाख रुपए की, अब आप उसमें से जीएसटी कैसे निकालोगे? आपको क्या पता जीएसटी कंपोनेंट कितना और माल की वैल्यू कितनी, उस केस में टीडीएस कट जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है तो नहीं कटेगा जीएसटी कंपोनेंट पर टीडीएस। TDS under section 194Q not applicable on GST, sale tax, excise duty if it is separately indicated in the invoice, but TDS should be deducted on total amount if amount received as advance because no separation of indirect taxes. Important point याद रखना। अगर आपका पहला साल है, पहला साल है, पिछले साल टर्नओवर कितनी थी? 0, तो 194Q नहीं लगेगा। This section is not applicable in the first year of incorporation in case of a purchase return.
अगर आप माल रिटर्न कर रहे हैं, आपने माल खरीद लिया, टीडीएस काट लिया, माल वापस भेज रहे, टीडीएस भी दोगे क्या वापस? नो, नेवर से नेवर। प्रैक्टिकल पॉइंट है साहब, इंपॉर्टेंट लगा के चलना इनमें, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें नहीं पूछेगा आपसे किस रेट पर टीडीएस कटेगा, यहां घुमाएगा आपको। If purchase return is, there is no need to return TDS amount and it can be adjusted against future purchase, but in case of replacement of goods, no adjustment required. अगर आपने माल ही बदल दिया, फिर व्हाइट टी शर्ट आई थी, मैंने वापस करके ब्लैक खरीद ली, जरूरत क्या है? टी शर्ट ही तो है, कलर चेंज हुआ है, माल बदला है, कोई दिक्कत नहीं। माल ही वापस चला गया साहब, टीडीएस मत रिफंड करो, आगे एडजस्ट कर लेना। ठीक है साहब, ठीक है जी। 194 आर, आर आर, हाँ आर, ये नोट्स वगैरह चाहिए तो www.jagulia.com पर जा सकते हो। टैक्स टारगेट क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उनमें ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, कई बच्चे कहते हैं कि साहब चार्ट बना दो, इसके भी चार्ट बना दो। मैं कह रहा हूँ यार 250 पौने 300 पेज की बुक है टीटी की, हाफ कर दो उसका, दो बोथ साइड से बता रहा हूँ मैं, बोथ साइड से, तो पेज कितने हो गए? मोटा मोटी 140 130 140 पेज नहीं पढ़े जाएंगे यार, फिर क्या करोगे? इसका भी शॉर्ट चाहिए तुम लोगों को, एग्जाम में डिटेल में पूछता। अब आप एक बात बताओ, आप कहीं पर भी चार्ट पढ़ लेना, टीडीएस वाले चैप्टर में ये बात ये सीबीडीटी सर्कुलर, ये नोट्स वगैरह वो लिख सकते हैं ऐसे? कैसे लिख देंगे? फिर तो वो बुक ही हो जाएगी पूरी की पूरी। आप एक बात याद रखना, किसी भी मटेरियल को 5 बार पढ़ो वो अच्छा है, ना कि 5 मटेरियल से अलग अलग बार पढ़ो। एक बार मैंने डिटेल्ड बुक दे दी, फिर मैंने समरी बुक दे दी, फिर मैंने चार्ट्स दे दिए, फिर मैंने एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ दे दी। क्यों भाई, क्यों बच्चे का सत्यानाश हो रहा है यार? क्यों दिक्कत कर रहे हो? बच्चे की आंखें, जब वो फर्स्ट टाइम रीड कर रहा है, उसको एक ही बुक ऐसी दे दो ना, लास्ट तक चलेगी यार, इसी से 5 बार पढ़ लो, 5वीं रिवीजन में स्पीड बढ़ जाएगी तुम्हारी, फिर चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा खुद सोचा करो कि चार्ट मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं साहब, इसी को कंटेंट को कट कॉपी पेस्ट करके चार्ट में बदलना है, लेकिन उससे दिक्कत क्या आएगी, मैं फुल सिलेबस वहां नहीं दे पाऊंगा। और ये सीए है मेरे दोस्त, बीकॉम नहीं है। बच्चे के फेल होने का कारण ये है। फिर बच्चा कहता है साहब 10 बच्चे पास हुए 100 में से, क्यों नहीं होंगे भाई? वो 10 बच्चे वही थे जो पूरी बुक पढ़ के गए थे, ना कि वो सिर्फ चार्ट से पढ़ लेता हूँ। बीटेक का बच्चा थोड़ी है चार्ट से पढ़ के पास हो जाएगा। 194 आर, टीडीएस ऑन बेनिफिट्स परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरा एक क्लाइंट है, क्लाइंट ने क्या किया कि अपने एक सेल टारगेट अचीव किया, कंपनी ने, मान लीजिए किसी का आउटलेट है, टारगेट अचीव किया, कंपनी ने बोला ये ले घूम के, वर्थ, उसको गिफ्ट वाउचर दे दिए। तो उस केस में उस कंपनी को, जो वो कंपनी दे रही है, मान लीजिए मेरा स्टारबक्स का कैफे है, मैंने टारगेट अचीव किया, स्टारबक्स ने मुझे वाउचर दिए, बोले ये ला मेक माई ट्रिप के वाउचर ले जा, 1 लाख रुपए के, घूम के। तो टीडीएस काटना पड़ेगा, 20,000 रुपए से ऊपर के वाउचर होते ही टीडीएस काटना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट 20,000 से ऊपर, वैल्यू किस में चलेगी साहब? चाहे कैश में हो, चाहे काइंड में हो, किसी में भी हो, वैल्यू चलेगी। हाँ जी, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू रेजिडेंट एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, चाहे वो मनी में कन्वर्ट हो सकता है चाहे नहीं हो सकता है, आप उसको क्या दे रहे, बेनिफिट या परक्विजिट, मेक माई ट्रिप का वाउचर, arising from business or exercising of profession by such resident, नया सेक्शन है। इंडिविजुअल एचएफ आप पेयर कब है? जब आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड करेगी, बिजनेस में रिसिप्ट प्रोफेशन में आपकी 50 लाख से एक्सीड करेगी, अदर्स के लिए कोई लिमिट नहीं। पेई कौन होगा? कोई भी रेजिडेंट हो सकता है, जैसे मैं सिंपल पेई हूं, रेजिडेंट हूं। पेयर कौन है? डिडक्टर कौन है? स्टारबक्स कंपनी, उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से तो ऊपर ही है साहब, काटेगी टीडीएस। किस रेट पर काटेगी? 10% पर काटेगी। और वैल्यू किससे एक्सीड करेगी? वैल्यू, एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड 20,000। टाइम ऑफ डिडक्शन, टैक्स इज डिडक्टेड बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्विजिट, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। हाँ जी, सेक्शन था मेरा 194 आर। इससे पहले हमने जो सेक्शन पढ़ा वो पढ़ा 194 क्यू आर। और अब जो होगा वो होगा
आपके जो मेन टीडीएस के सेक्शन है वो हुए खत्म। अब हमें कुछ कंप्लायंस पढ़ने की, टीडीएस में कंप्लायंस कौन कौन सी होती हैं। अब अगर मैं आगे की बात शुरू करूं, जो कि मेरे सेक्शंस टीडीएस के कंप्लीट हो चुके हैं, अब मेरा जो कंप्लायंस का पार्ट है, दैट मींस अगर आप टीडीएस नहीं काटते तो क्या प्रोविजंस है, अगर आप टीडीएस काट कर जमा नहीं कराते तो क्या प्रोविजन है, लेट रिटर्न फाइल करते हैं, टीडीएस कब तक जमा कराना होता है, ये सारे के सारे प्रोविजंस हम अब एक साथ देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टीडीएस का जिक्र करेंगे। चलो फटाफट एक बार देखते हैं कि टाइम लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ द टैक्स एट सोर्स। मैंने कहा था मैं तुम्हें एक जगह बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी सेक्शन के अंदर टीडीएस काटना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। आपको डेट ऑफ पेमेंट, जब भी आप पेमेंट करोगे तब आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। वो सेक्शन है मेरे 192, 192A, 194, 194B, डबल बी, BA, DA, डबल EN और LA। ये ऐसे सेक्शन है जहां पर पेमेंट के टाइम पर टीडीएस कटता है। इनके अलावा जो भी सेक्शन रह गए वो सारे के सारे आप जब भी पार्टी को क्रेडिट करते हो और पेमेंट करते हो, विच एवर इज अर्लियर का इवेंट एप्लीकेबल होगा। नो टीडीएस एनी सम पेबल टू गवर्नमेंट, आरबीआई एक्सेट्रा। अगर आप गवर्नमेंट को, आरबीआई को पेमेंट करते हो किस रिगार्ड में, इंटरेस्ट, डिविडेंड या एनी अदर इनकम, किस किस को, गवर्नमेंट को, आरबीआई को, कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश अंडर द सेंट्रल एक्ट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उनको, और म्यूचुअल फंड। अगर आप इन तीनों को कोई पेमेंट करते हो इन दोनों में से, तो आपको टीडीएस काटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। छोटे छोटे सेक्शन है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 197, सर्टिफिकेट ऑफ द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एट लोअर रेट और नो डिडक्शन। 197 में क्या होता है, एसएससी, अगर मान लीजिए बाई चांस क्या होता है कि बाई मेरा किसी ने टीडीएस काटना है, तो मैं सामने वाले को बोलता हूं भैया देखो मेरी इनकम तो 1 लाख रुपए है जो आप मुझे दे रहे हो, इसके अलावा मेरी कोई इनकम नहीं, मैं टीडीएस में आता ही नहीं हूं, मैं आता ही नहीं हूं, मेरा टीडीएस कटना ही नहीं चाहिए, इसके अलावा मेरी कोई इनकम ही नहीं है, इनकम मेरी एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन लिमिट में आती है। तो वो कहता भैया मैं कैसे मानूं, आप एक काम करो प्रूफ ले आओ। तो वो क्या जाता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी में जाता है, अपने एओ के पास, वहां से सर्टिफिकेट ले आता है। वो बोलता है साहब मेरा तो 5% की जगह 2% ही टैक्स बनता है, वो तो 2% का सर्टिफिकेट दे देगा। या फिर मेरा बनता ही नहीं है, वो विच एवर एप्लीकेबल टू एसएससी, वो सर्टिफिकेट दे देगा एओ। एओ लोअर टीडीएस या नो टीडीएस का एक सर्टिफिकेट देता है। अगर एओ को आप सेटिस्फाई कर दे तो इनकम कंप्यूटेशन देनी पड़ेगी आपको, कंप्यूटेशन अपनी कि सर देखिए ये मेरी कैलकुलेशन इस हिसाब से है। फिर जो भी एओ सर्टिफिकेट देगा वो आप जिससे भी आपको पेमेंट मिल रही है आप उसको दे दो, वो उसी हिसाब से टीडीएस आपका काटेगा। नो डिडक्शन ऑफ टैक्स टू बी मेड इन सर्टेन केसेस। क्या होता है कि 15G और 15H दो फॉर्म होते हैं, एक 15G और एक 15H, इन सेक्शंस पर एप्लीकेबल हैं। अगर कोई पर्सन की एज 60 और मोर है तो उसको 15H भरना है, और 60 साल से कम है तो 15G फॉर्म भरना है। अगर आप ये फॉर्म भर देते हो तो आपको टीडीएस, आपका टीडीएस नहीं करता। लेट्स से आप 72 इयर्स के हो, आप 15H फॉर्म भर देते हो बैंक में जाकर, तो वो इंटरेस्ट पर आपका टीडीएस नहीं काटते हैं। ठीक है साहब, ठीक है जी। चलिए जी, छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू सेक्शन थे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस और पे टीडीएस। अगर आप टीडीएस काट लेते हो, सरकार को नहीं देते, या टीडीएस काटते ही नहीं हो, तो आप कहलाओगे एसएससी इन डिफॉल्ट। काट लिया अपने पास रख लिया, सरकार को नहीं दिया, एसएससी इन डिफॉल्ट। काटा ही नहीं तब भी एसएससी इन डिफॉल्ट सेक्शन 201 के हिसाब से। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं कहलाओगे। कब, मान लीजिए जिसका आपने टीडीएस काटना था आपने तो नहीं काटा, कोई बात नहीं, आप तो मूर्ख आदमी हो। अब वो सामने वाला समझदार आदमी है, उसने क्या किया, उसने उस इनकम पर टैक्स भी जमा कराया, उस इनकम को अपनी टोटल इनकम में कंसीडर किया, अपनी रिटर्न भी फाइल की और एक सीए से सर्टिफिकेट भी लिया। ये देखिए, नॉट डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। क्या होगा, इफ रेजिडेंट पेई ने रिटर्न फाइल कर दी, ठीक है साहब, इंक्लूड इन द सम ऑफ टोटल इनकम, अपनी टोटल इनकम में वो इनकम, मान लीजिए मैंने उसको कुछ पेमेंट दी थी, वो इनकम उसने अपनी टोटल इनकम में दिखा भी दी, टैक्स भी पे कर दिया उस पर। डिडक्टर हैज सबमिट ए सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू इफेक्ट फ्रॉम सीए। मैंने, डिडक्टर ने एक सीए से सर्टिफिकेट लेके जमा करा दिया, हाँ जी ये सारी बातें हो चुकी हैं, उसने अपनी रिटर्न में भी दिखा दिया, इनकम में भी कंसीडर किया और रिटर्न भी फाइल कर दी, तो मैं एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं कहलाऊंगा, बच जाऊंगा अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं। अदरवाइज मैं एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाऊंगा। चलिए साहब, इंटरेस्ट क्या पे करना पड़ेगा साहब, जरा फटाफट बताइए, इंटरेस्ट क्या पर। एसएससी इन डिफॉल्ट में भी जब मैंने टीडीएस नहीं काटा, सामने वाले ने आरओआई फाइल की, तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ के हिसाब से।
कब से लेकर जब वो टीडीएस कटना था, जब तक आरओआई सामने वाला फाइल करता है तब तक 1% पर मंथ के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेट डिडक्शन, लोअर डिडक्शन, मैंने टीडीएस काटा ही नहीं तो मुझे सरकार को ब्याज देना पड़ेगा, मैंने काटा लेकिन अपने पास रख लिया, सरकार को ब्याज देना पड़ेगा। सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहती है भैया सबसे बड़ी गलती तो ये है आपने काट के हमारा पैसा अपने पास रख लिया, दैट मीन्स आपने चोरी की और ऊपर से सीना चोरी भी कर रहे हो, दैट मीन्स आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेट पेमेंट, टीडीएस काटा और काट के अपने पास सरकार का पैसा यूज करते हो, हम आपसे ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे 1.5% पर मंथ के हिसाब से। टीडीएस काटा ही नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती, 1% पर मंथ के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कहां से लेके कहां तक, जब वो टीडीएस कटना था और जब वो एक्चुअल में कटा, या फिर जब वो पे होना था या फिर जब वो एक्चुअल में पे हुआ, होना था से लेकर एक्चुअल में पे हुआ, वहां तक आपको पे करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, छोटू सा नन्नू सा मुन्नू सा, यहीं पे वीडियो को पॉज करके ये एक बार रीड आउट कर लो, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। 1% कहां लगता है, 1.5% कहां लगता है। मैंने बताया काट के अपने पास रख लिया, बहुत बड़ी गलती की है। 1.5% पर मंथ, काटा ही नहीं, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है साहब, ठीक है जी, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। चलिए साहब, आपने टीडीएस काट लिया, आप सरकार को कब तक दोगे? नॉर्मली केसेस में जब भी आप टीडीएस काटते हैं उस केस में अगले महीने की, जिस भी महीने में टीडीएस काटा होगा उससे अगले महीने की 7 तारीख तक आपको वो टीडीएस जमा कराना होता है। लेकिन अगर डिडक्टर गवर्नमेंट है और टैक्स पेड कर रहा है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स चालान, तो सेम डे, अदरवाइज चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, अप्रैल से फरवरी तक आपको 7th ऑफ द एंड ऑफ द मंथ टीडीएस जमा कराना पड़ेगा हर केस में। एक एक्सेप्शन है, जो मार्च महीने का टीडीएस होगा वो आपको 30 अप्रैल तक का टाइम अलाउड है। मार्च महीने का टीडीएस वो आपको 7 अप्रैल को नहीं कराना, वो आपको 30 मार्च, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम होता है, बहुत सा काम होता है, तो उन्होंने भी समझा इस बात को, उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, छोड़ो छोड़ो छोटी मोटी बातें। क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टीडीएस, हाँ जी, अगर आप एओ के पास जाके मिन्नत करते हैं कि साहब आप इन सेक्शंस में फॉल करते हैं और हम क्वार्टरली पेमेंट कर देंगे, हमसे मंथली नहीं हो पा रहा है या कुछ जेन्युइन रीजन से, तो एओ आपको अलाउ भी कर देगा। एओ बोलेगा ठीक है साहब कोई बात नहीं, प्रायर अप्रूवल जेसीआईटी से लेकर जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से एओ आपका, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर आपका अप्रूवल लेगा। अप्रूवल लेने के बाद वो आपको बोल देगा आप क्वार्टरली रिटर्न क्वार्टरली पेमेंट कर सकते हो, बट प्रायर अप्रूवल। नॉर्मल केसेस में आपको मंथली ही पेमेंट करनी पड़ेगी। फॉर्म्स कौन कौन से, फॉर्म्स का मतलब क्या है, जब भी आप पेमेंट कर देते हो फिर आपको उसकी रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है, जैसे आईटीआर होती है, जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी, ऐसे ही आपको टीडीएस की भी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। फॉर्म नंबर 24 में अगर आपने 192 में टीडीएस काटा तो यू हैव टू फिल फॉर्म नंबर 24 क्यू, कैपिटल क्यू, ये टीडीएस की रिटर्न है। अदर सेक्शन के लिए अगर नॉन रेजिडेंट आर एन ओ आर या फॉरेन कंपनी है तो आपको 27 क्यू फॉर्म भरना पड़ेगा टीडीएस रिटर्न का। ऑल अदर डिडक्टिव्स के लिए 26 क्यू फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या ये याद करना जरूरी है? हाँ बेटा मेरे याद करना जरूरी है, फॉर्म नंबर याद करना जरूरी है, जमा कब तक होगा याद करना जरूरी है, लेट पेमेंट पर कितना इंटरेस्ट किस हिसाब से लगेगा याद करना जरूरी है, ये वाला याद करना जरूरी है। ठीक है साहब, ठीक है जी, चलिए जी। टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए पहले आप क्या करते हैं, टैक्स काटते हैं, टैक्स जमा कराते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न भरते हैं 24 क्यू, 26 क्यू, 27 क्यू में। फिर उसके बाद क्या होता है, एक फॉर्म मिलता है। दैट मींस जब भी आप रिटर्न सबमिट कर देते हैं उसके बाद एक फॉर्म जनरेट होता है, डिडक्टर फिर डिडक्टी को देगा। अगर मैंने किसी का टीडीएस काटा है तो मैं उसको दूंगा एनएसडीएल की साइट से, ये जो जहां पर भी मैं अपनी रिटर्न फाइल करता हूं वहां से डाउनलोड करके मैं उसको दूंगा, किसको? डिडक्टी को, पेई को, कि लो भाई ये प्रूफ के तौर पर ले जाओ कि हमने तुम्हारा टीडीएस काटा है। अगर 192 है तो फॉर्म 16, फॉर्म 16 आपने सुना होगा। अभी 15 जून, आज तारीख कितनी है सर? आज 18 जून है, 3 दिन पहले इसकी डेट थी। इशूड एनुअली बाय द 15th जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 15th जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट मींस 23, 24, 23, 24 प्रीवियस ईयर के 15th जून 24 तक फॉर्म 16 इशू कर देने सैलरीड बंदों के, जिसने टीडीएस काटा, एम्प्लॉयर ने। अदर सेक्शंस में जिसने टीडीएस काटा वो फॉर्म 16A देगा, क्वार्टरली इशू करेगा 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट। जो ये स्टेटमेंट्स हैं इनकी जो भी ड्यू डेट्स होंगी उसके 15 दिन के बाद। ठीक है, ठीक है साहब, 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट।
ठीक है साहब, ठीक है जी, ये हो गया टीडीएस सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा आपका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू फर्निशिंग पेन, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग पेन 206AA, क्या नहीं 206AA, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग पेन, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग पेन, पेन कार्ड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आपको फर्निश करना जब भी आपका टीडीएस कटेगा। अदरवाइज रेट इन फोर्स, रेट इन एक्ट और 20%, रेट इन फोर्स, रेट इन एक्ट और 20%। एक्ट का मतलब जो एक्ट में दिया हुआ है, रेट इन फोर्स मतलब मान लीजिए कोरोना के टाइम पर एक अलग रेट निकाल दिया इन्होंने, और 20% विच एवर इज हायर का आपका टीडीएस का रेट लग जाएगा अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो। और ध्यान रखना, मैंने आपको बीच में बताया था अगर आप 15G और 15H फॉर्म भर देते तो आपका टीडीएस नहीं कटता, जबकि ये वाला सेक्शन यहां पर एप्लीकेबल होगा होगा होगा, याद रखना। और अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो 197 में आप एओ के पास बोल रहे थे ना जाके साहब मेरा टीडीएस कम बनता है या मेरा बनता ही नहीं है, वो भी आपको 197 का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसलिए पैन कार्ड दिखाना बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 194O और 194Q में 5% से टीडीएस कटेगा इंस्टेड ऑफ 20% अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो। नॉर्मल केसेस में 20%, 194O और Q में 5% अगर आप पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं करते हैं। और अगर आपने पैन कार्ड गलत नंबर दिया या किसी और का पैन कार्ड दे दिया तो वो मान लेंगे आपने पैन कार्ड दिया ही नहीं था और आपका 20% का टीडीएस काट लिया जाएगा। हाँ जी, करेक्शन इन अर्थमेटिक मिस्टेक, एडजस्टमेंट ऑफ द इनकरेक्ट क्लेम ड्यूरिंग द कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट। जब भी आप टीडीएस स्टेटमेंट करते हैं तो उसमें दो चीजें आपकी ठीक कर दी जाती है। मान लीजिए कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन आपकी गलत है, वो ठीक कर दी जाएगी। और आपने कोई सेक्शन गलत ले लिया है, उसमें टैक्स रेट गलत ले लिया है, गलत सेक्शन में गलत टैक्स रेट, तो वो भी आपका ठीक कर दिया जाएगा। अगर आप टीडीएस की स्टेटमेंट लेट फाइल करते हैं, हाँ जी, टीडीएस की रिटर्न अगर आप लेट फाइल करते हैं तो 200 रुपए पर डे की पेनल्टी चालू हो जाएगी साहब। कहां से कहां तक, जब वो स्टेटमेंट फाइल करनी थी ड्यू डेट से लेके जब आप एक्चुअल फाइल करेंगे तब तक 200 रुपए पर डे लेके लगता रहेगा फाइन। लेकिन ये जितना भी उस रिटर्न में आप टीडीएस जमा करा रहे हैं उससे ज्यादा फाइन नहीं हो सकता। टोटल फीस अंडर सेक्शन 234E शैल नॉट एक्सीड द टोटल अमाउंट ऑफ टीडीएस टीसीएस। टोटल जितनी वो फीस लगेगी इसमें 234E में वो कभी भी टीडीएस टीसीएस की अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। 200 रुपए पर डे चलती रहे, मान लो 5 साल बाद किया, टीडीएस की अमाउंट थी 10,000, नहीं होगा, 10,000 मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी। ओके एक ये सेक्शन में हमेशा कहता हूं, कई बच्चों से क्लास में पूछता हूं रेगुलर क्लास में कि बताओ बच्चों अगर डिडक्टर ने नहीं काटा तो क्या डिडक्टी से टैक्स वसूला जा सकता है? नहीं, ये सेक्शन साफ साफ मना करता है। इफ डिडक्टर हैज नॉट पेड टैक्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन नॉट रिकवर टैक्स फ्रॉम द एसएससी। ये बातें पता होनी चाहिए आप लोगों को। 206AB 206CCCA ये टीडीएस का सेक्शन है और ये टीसीएस का सेक्शन है। ठीक है, ठीक है जी, आइए फटाफट। टीडीएस टीसीएस रेट फॉर नॉन फिलर्स। नॉन फिलर्स का मतलब क्या है, जो आपने 21-22 आपके फाइनेंशियल ईयर के लिए 23-24 के लिए अगर आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं किस साल की, 21-22 की, और उसकी रिटर्न का टाइम भी जा चुका है, रिटर्न का टाइम भी जा चुका, 139 में हैज एक्सपायर्ड, और जो आपका टीडीएस था वो 50,000 या उससे ज्यादा है, 50,000 या उससे ज्यादा का टीडीएस अमाउंट था, रिटर्न आपकी 21-22 का रिटर्न का टाइम पीरियड जा चुका है और आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उस केस में आपसे जो टीडीएस का रेट लिया जाएगा ट्वाइस ऑफ द रेट और 5% विच एवर इज हायर आपसे लिया जाएगा। स्पेसिफाइड पर्सन से लिया जाएगा। स्पेसिफाइड पर्सन कौन, ये मैंने आपको बता दिया, ये स्पेसिफाइड पर्सन होगा, याद रखना। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की 21-22 की, आपका टीडीएस 50,000 से ज्यादा है, टाइम पीरियड रिटर्न फाइल करने का जा चुका है, तो आपसे ट्वाइस ऑफ द टीडीएस रेट और 5% विच एवर इज हायर चार्ज किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, अगर आप पर 206 ऑल्सो एप्लीकेबल, तो 206AA 206AA सर ये कौन सा है, 206AB तो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, 206AA वो है जहां पर आप पेन प्रोवाइड नहीं करते, पैन कार्ड नंबर आपसे 20% लिया जाता है। तो अगर दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हुए तो दोनों में से जो भी हायर होगा ये वाला या फिर ये वाला, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपका चार्ज किया
जाएगा। कई बच्चों को ये वाली बात समझ नहीं आई होगी, आई नो। आपने पैन कार्ड नहीं दिया और आपने रिटर्न भी फाइल नहीं की पिछली 21-22 की, आपने 21-22 की रिटर्न भी फाइल नहीं की, टीडीएस 50,000 से ज्यादा है, पैन कार्ड नंबर भी नहीं दे रहे हो, तो वो सेक्शन 206AA और 206AB, ये वाला सेक्शन विच एवर इज हायर का टैक्स रेट लिया जाएगा टीडीएस काटते टाइम। ठीक है साहब, ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन द टीडीएस टीसीएस, टीसीएस आपका शुरू होता है अब। टीसीएस डिफरेंस क्या है दोनों में साहब, ये टैक्स डिडक्ट एट सोर्स है, वो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है। टीडीएस का मतलब जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आप टीडीएस काट लेते हैं और सरकार को जमा करा देते हैं। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का मतलब है जब आप किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं तो उससे एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेते हैं टीसीएस के नाम की। टीडीएस आप कब जमा, टीडीएस आप कब काटते हैं, टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कुछ ऐसे केसेस है जहां पर पेमेंट का काटते हैं, वो मैंने सेक्शन आपको अभी बतलाए थे। टीसीएस में भी वैसा ही है, लेकिन इसमें एक ही सेक्शन है सेल ऑफ मोटर व्हीकल, वहां पर पेमेंट पर टीसीएस कलेक्ट करना होता है। अदरवाइज जब भी आप पार्टी को डेबिट करोगे, डेबिट 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 शब्द पर ध्यान देना साहब, जब मैंने बोला डेबिट यहां पर है क्रेडिट, जब भी आप पार्टी को डेबिट करोगे और पेमेंट रिसीव करोगे विच एवर इज अर्लियर का कॉन्सेप्ट लगेगा। आइए जी, बहुत छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कॉन्सेप्ट है, 206C से सेक्शन शुरू होते हैं टीसीएस के। बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने समझा रखा है, मात्र 2.5 पेज के अंदर टीसीएस खत्म हो जाएगा। बस चुपचाप खुले दिमाग से सुन लेना, बस लगाओ फोकस इधर करो, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे रेट है, ध्यान देना क्या कह रहा हूं। अगर आप सेल गुड्स बेचते हो, माल बेचते हो, सेल ऑफ गुड्स, अगर आप सेल ऑफ गुड्स करते हो, गुड्स 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 की सेल कर रहे हो, अगर आप गुड्स की सेल कर रहे हो, सिर्फ इतना ही चार्ट है। सेल ऑफ गुड्स में क्या, अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदुल लीव, टिम्बर वगैरह, एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्क्रैप या मिनरल्स अगर आप बेचते हो, सेल ऑफ गुड्स करते हो, तो आप जितने का माल बेचोगे एडिशन में कुछ सामने वाले से टीसीएस एक्स्ट्रा कलेक्ट करोगे इस परसेंट पर। अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1% से टीसीएस चार्ज करेंगे। तेंदू लीव्स, बीड़ी पत्ता, जो आप बीड़ी फूकते हो उसका जो पत्ता रहता है उस पर आप 5% से टीसीएस चार्ज करेंगे। टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर ए फॉरेस्ट लीज 2.5% से टीसीएस चार्ज करेंगे। टिम्बर पर 2.5% से टीसीएस चार्ज करेंगे। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस 2.5%, मतलब जंगल का मतलब 2.5%। स्क्रैप के केस में आप 1% का टीसीएस लेंगे। मिनरल्स बीइंग कोल, लेग्नाइट, आयरन ओर वगैरह पर 1% का टीसीएस। सिंपली रट लेना, इसको सिंपली रट लेना टीसीएस। अगर आप लीजिंग लाइसेंस का काम करते हो, मतलब पार्किंग लॉट लीज पर दिया, टोल प्लाजा दिया, माइनिंग क्वेरी वगैरह दी, क्वेरी माइनिंग क्वेरी में आप मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को एक्सक्लूड करेंगे, किसी भी पर्सन को दो अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो आप 2% का टीसीएस एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। हाँ जी, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग और क्वेरी पर 2% का। तेंदू लीव्स 5%, तेंदू लीव्स इधर था, तेंदू लीव्स इधर था 5%। टिम्बर वगैरह पर, टिम्बर पर, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर 2.5%, स्क्रैप पर 1%, बिल्कुल सही बात, और मिनरल्स पर 1%, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर 1% आप टीसीएस चार्ज करेंगे। सेल ऑफ मोटर व्हीकल, सेल ऑफ मोटर व्हीकल, अगर आप मोटर व्हीकल की सेल कर रहे हैं और वो 10 लाख से ज्यादा है रिटेल सेल पर, तो आप 1% का टीसीएस चार्ज करेंगे। इससे जुड़ी कुछ खास छोटी मोटी महत्वपूर्ण बातें। मोड ऑफ द पेमेंट इज इररिलेवेंट टू अट्रैक्ट टीसीएस इन केस ऑफ ए सेल ऑफ मोटर व्हीकल। आप मोड ऑफ पेमेंट नहीं देखते, कैश में आ रही है, बैंक से आ रही है, डीडी से आ रही है, चेक से आ रही है, कैसे आ रही है, डजंट मैटर। नो टीसीएस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, अगर मैन्युफैक्चरर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है तो वहां पर टीसीएस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। मैंने आपको यहीं पर बता दिया, टीसीएस का कॉन्सेप्ट ओनली फॉर रिटेल लेवल सेल, ओनली फॉर रिटेल लेवल सेल के लिए सेल ऑफ मोटर व्हीकल में आता है। दिस प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर एनी व्हीकल, चाहे लग्जरी कार हो, चाहे छोटी कार हो, चाहे बड़ी कार हो, सेल ऑफ मोटर व्हीकल मतलब सेल ऑफ मोटर व्हीकल। लिमिट ऑफ 10 लाख एप्लीकेबल फॉर सिंगल सेल, नॉट टू एक्रेट सेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये मत सोचना पूरे शोरूम की सेल, रिटेल में पूरे शोरूम की सेल 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए, नहीं, एक व्हीकल की सेल 10 लाख से ऊपर हुई तो टीसीएस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बहुत बढ़िया जी। दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और हैं। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, ओवरसीज टूर, आपका कहीं बाहर जाने की इच्छा हुई, आपने पूरा का पूरा पैकेज ले लिया, तो जो वो पैकेज, जैसे सुनीता भाभी ट्रेवलर्स, सॉरी, जैसे सविता भाभी ट्रैवलर्स आपको टूर पैकेज दे रहे, दुबई का, थाईलैंड का,
यूएसए यूके का, इजिप्ट का, कहीं का भी आपको दे रहे। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज आप ले रहे हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना अगर आप वो प्रोग्राम ले रहे थे 30 सितंबर 2023 तक तो रेट लगेगा फ्लैट 5%। लेकिन अगर आपने 1 अक्टूबर या उसके बाद लिया है तो उसमें आपकी दो बाइफर्केशन हो जाएगी। अगर वो टूर पैकेज 7 लाख रुपए तक का है तो 5%, अगर वो 7 लाख से ज्यादा है तो 20% का टीसीएस आपसे चार्ज किया जाएगा। टूर पैकेज पर अगर टीडीएस के प्रोविजन कहीं पर भी लग गए तो टीसीएस के प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओवरसीज रेमिटेंस, ओवरसीज रेमिटेंस का मतलब क्या है? आप बाहर भेज रहे हो पैसा, आपका बच्चा बाहर पढ़ता है, आप उसको पैसा भेज रहे हो। ओवरसीज रेमिटेंस पर रेट अप टू 30 सितंबर ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर। 30 सितंबर तक क्या है, अगर आप 7 लाख से एक्सीड करते हो 0.5% बशर्ते वो जो पैसा आप भेज रहे हो वो एजुकेशन लोन से पैसा लेकर भेज रहे हो, एटीई वाला। अदर केसेस में 7 लाख से एक्सीड होते ही 5% का टीसीएस कटेगा। एक्सीड 7 लाख दोनों ही केस में, बशर्ते ये थी कि ये एजुकेशन लोन का पैसा होना चाहिए और ये किस कोई भी पैसा अगर आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हो तो 5% का टीसीएस कलेक्ट होगा। रेट उसके बाद 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद के रेट ऐसे हैं कि एक्सीड 7 लाख 0.5% ही अगर एजुकेशन वाला पैसा आप यूज कर रहे हो। एक्सीड 7 लाख रेमिटेड फॉर एजुकेशन और मेडिकल फॉर एजुकेशन, ध्यान देना आउट ऑफ एजुकेशन लोन है और ये एजुकेशन के लिए है। ये एजुकेशन, ये कहीं से भी पैसा हो सकता है। मान लीजिए मैं अपनी सैलरी सेविंग से पैसा दे रहा हूं, ये पैसा आपने लोन के पैसे में से दिया था, दैट्स व्हाई एक्सीडिंग 7 लाख 0.5%। ये पैसा आप कहीं से भी दे सकते हो। एजुकेशन का भैया चोरी करके लाया था, वो पैसा दिया था मैंने तो आपका टीसीएस 5% से कलेक्ट होगा। एक्सीड 7 लाख, ठीक है साहब, सब में एक्सीड 7 लाख है। और एनी अदर केस में 20% का प्रोविजन लग जाएगा, ठीक है साहब। टीडीएस वगैरह लग गया तो फिर ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। खास बात नॉन फर्निशिंग अमेंडमेंट भी है। नॉन फर्निशिंग और पैन कार्ड, आधार कार्ड, टीसीएस हायर ऑफ द ट्वाइस रेट और 1% लगेगा ही लगेगा। नहीं, ये वाली अमेंडमेंट नहीं, मैक्सिमम टीसीएस 20% चार्ज किया जाएगा, ये वाली अमेंडमेंट। टाइम ऑफ द टीसीएस, टाइम कब है जी? टाइम ऑफ द टीसीएस tax should be collected at the time of debit or receipt whichever is earlier। एक एक्सेप्शन बताई थी, सेल ऑफ मोटर व्हीकल। सेल ऑफ मोटर व्हीकल में आप पेमेंट रिसिप्ट के टाइम पर टीसीएस कलेक्ट कर लेंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस, हाँ जी नॉन एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल है। अगर आप वो गुड्स पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं टीसीएस नहीं लगेगा। अगर वो गुड्स आप यूटिलाइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन आर्टिकल के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं ले रहे हैं साहब, नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पज, तो भी टीसीएस नहीं लगेगा। पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले रहे टीसीएस नहीं लगेगा। साथ में अगर इंडिविजुअल एचयूएफ कलेक्ट कर रहे हैं और उनकी टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से कम है तो भी टीसीएस नहीं लगेगा। 3 ऐसे केस हैं जहां पर टीसीएस नहीं लगेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन आर्टिकल और थिंग यूटिलाइज कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, टीसीएस मत लेना। पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो, टीसीएस मत कलेक्ट करना। और टर्नओवर इंडिविजुअल एचयूएफ की 1 करोड़ या 50 लाख से कम है तो टीसीएस नहीं लगेगा। चलिए जी, लास्ट पेज आपका 206CC क्या बोलता है? वही बोलता है अगर आप पेन प्रोवाइड नहीं करोगे, शैल मैंडेटरी टू फर्निश पेन टू द कलेक्टर, अगर आप नहीं करोगे तो ट्वाइस द एप्लीकेबल रेट ऑफ टीसीएस और 5%, लेकिन 1% इन केस ऑफ 2061H 206C1H, तो आपका लग जाएगा कितना? विच एवर इज हायर। हाउएवर ये है जी अमेंडमेंट आपकी, मैक्सिमम रेट ऑफ टीसीएस शैल बी 20%, अमेंडमेंट है आपकी। आप मैक्सिमम रेट ऑफ टीसीएस 20% से ज्यादा नहीं ले सकते। साहब टीसीएस जमा कब तक कराना है? वही सेम 7 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ विद इन 1 वीक ऑफ द फ्रॉम द लास्ट मंथ ऑफ द, ये गवर्नमेंट का था और ये अदर देन गवर्नमेंट का, विद इन 1 वीक फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ टीसीएस। जिस भी मंथ में टीसीएस काटा उसके अगले महीने के विद इन 1 वीक, और यहाँ पर 7 दिन का टाइम था। वही अगर प्रोडक्शन ऑफ टैक्स चलान नहीं किया तो सेम डे, नहीं तो फिर उस केस में 7 दिन का टाइम दिया था। ये आपका होमवर्क है। 3 मैंने आपको आज की क्लास में होमवर्क दिए, तीनों आप खुद से रीड करेंगे। हाँ जी, बताइए ये क्लास कैसी लगी? अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली है तो इस क्लास को कम से कम 5 बार देखिएगा। किसी भी फैकल्टी से आपने क्लास ली है कोई मैटर नहीं करता साहब,
पढ़ना मकसद होना चाहिए और पास होना मकसद होना चाहिए। आप यहां से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, डजेंट मैटर। इस मटेरियल से पढ़ो, किसी और के मटेरियल से पढ़ो, डजेंट मैटर। मैटर इज कि आप पास होने चाहिए सीए इंटर में साहब, और सीए फाइनल में पहुंचनी चाहिए जल्दी जल्दी, सीए फाइनल में पास होने चाहिए और सीए बनने चाहिए। आपके माँ बाप के जो सपने हैं वो आप जल्द से जल्द पूरे कर सकें। पढ़ते रहिए दोस्त, क्योंकि बिना पढ़े कोई नहीं पूछेगा, बिना पढ़े तो सीए भी नहीं बन पाओगे। सीए नहीं बन पाए तो जो आपने इतनी लंबी लाइन लगा दी है सपनों की, वो कैसे कंप्लीट होगी। और अगर मन में एक बार टीस रह गई ना अंदर की साहब सीए नहीं बन पाए, तो जिंदगी में चाहे 50 करोड़ रुपए कमा लेना, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं लग जाएगा कि यार जिंदगी में वो हासिल करना था, वो तो हासिल हुआ नहीं। कोई बात नहीं, 50 करोड़ आया तो आया, लेकिन मन में रह जाता है कहीं ना कहीं। चलिए साहब, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।